हेलो हेलो। ऑल राइट। आई थिंक हम शुरू कर सकते हैं अभी। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दिस थर्ड सेशन। ये हमारा तीसरा सेशन है जहाँ पे हम मिस्टर अभय उजागरे, जो कि ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन रह चुके हैं जलगांव के, जो एक्चुअली हमारे गुरु है, हम जिनको गुरु मानते हैं, जो न्यू कॉन्जर्वर जलगांव के चेयरमैन है और जो निमोफिलिस्ट के मैनेजिंग पार्टनर है, इनके हम किस्से सुन रहे हैं। इन्होंने करीबन अपने 30 to 35 years बिताए हैं जंगल में, और इनके पास कई मजेदार किस्से और कोई बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है जो वो हमारे साथ शेयर करता है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम एवरीवन टू दिस सेशन एंड ऑब्वियसली वेलकम उजागरे सर। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस सेशंस। थैंक यू मुजफ्फर। मुजफ्फर, यस सर। हेलो। हाँ, यस सर। आपने तो काफी कह दिया मेरे बारे में, लेकिन आपके बारे में भी थोड़ा सा बोलो, एक दो सेंटेंस। प्लीज प्लीज। दोस्तों, मुजफ्फर ने मेरे बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें की अभी, लेकिन मुजफ्फर 2012 में पहले कांटेक्ट में आया, मेरे नागजीरा में आया था कैंप के लिए, जंगल कैंप के लिए। और उसके बाद से कंटिन्यूअस वी आर टुगेदर सिंस 2012। और आज मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं पिछले तकरीबन 40 सालों में या 45 सालों में, मुजफ्फर एक बहुत ही नियर, बहुत ही नजदीकी, अब उम्र बहुत कम है उसकी हालांकि मुझसे, लेकिन मैं उसको दोस्त ही कह सकता हूँ। एक दोस्त बन चुका है और एक रिलायबल फ्रेंड, और जिसमें सीखने की काफी गजब की ये क्षमता है। बहुत जल्दी सीखता है, और उसने जो कुछ ग्रोथ दिखाई है ये पिछले 8 सालों में, बहुत बढ़िया है, बहुत ही यानी अमेजिंग है। सो आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस पिलर, हमारी जो स्टडी टीम है जो अलग अलग जगहों में काम कर रही है, इंडिया के जंगलों में, मानस में है, कॉर्बेट में हो, नागजीरा में हो, या और कई हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के, जहां हम जंगलों में जाके 15-15 दिन रहते हैं, 10 दिन, 15 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन। तो मुजफ्फर एक हमारा स्ट्रॉन्ग पिलर है, लीडर है हमारी टीम का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन। इतना अच्छा तो शायद ही किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एक्चुअली अभी एक काफी दुख भरी खबर आ रही है हमारे सामने। एक जस्ट शायद आप मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, एक काफी जाने माने एक्टर ने की मौत की खबर आ रही है, सुसाइड की खबर आ रही है। ऑलराइट, सो इफ यू गाइस डोंट नो, दिस इज जस्ट FYI information for you all। एंड एक्चुअली उजागरे सर और मैं यही डिस्कस कर रहे थे इस मीटिंग के पहले कि डिप्रेशन कैसे अफेक्ट करता है और जंगल कैसे हील कर सकता है हमें, या नेचर कैसे हील कर सकता है। तो सर, इसके ऊपर अगर आप कुछ कहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा और कहना चाहिए, क्योंकि कैसे होता है कि हमारा जो पहला सेशन हुआ है, उसके बाद से जो लोग ज्वाइन हुए हैं हमें, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जो ज्वाइन हुए हैं, ऐसे सैकड़ों फोन मुझे अब तक आ चुके हैं पिछले 15 एक दिनों में। तो उसमें कुछ फोन काफी चौंकाने वाले थे, सचमुच काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि जिन्होंने मुझसे बात की, बिल्कुल यंग, यानी जिसको बोलते हैं युवा, ऐसे हमारे जो साथी है, उन्होंने मुझे फोन किया। और उनके बोलने में मैं एक बात जो नोटिस कर रहा हूँ कि सर ये बहुत नेगेटिविटी है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव एटमोस्फियर है, और बहुत ज्यादा घुटन हो रही है बंद घरों में या इसमें। तो ये जो निगेटिविटी है दोस्तों, तो मैं अभी जो ये खबर सुन रहा हूँ, मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत की जो खबर सुन रहा हूँ, तो एक मिनट को मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि जिसका करियर एकदम ही यानी पीक पे है, एकदम आगे, बिल्कुल गोल्डन डेज है उसके, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, ऐसा इंसान अगर इस तरह नेगेटिविटी का शिकार हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, तो वो इंसान के बारे में सोचो। वो मजदूर जो पैदल रोड पे चल रहे थे, उनके बारे में सोचो कि जिनका कल का क्या फ्यूचर है उनको पता नहीं है, कल खाने के पैसे नहीं है, साथ में काम नहीं है, वो लोगों ने क्या करना चाहिए। तो ये जब मैं सोचता था कि बहुत से दोस्तों ने ये भी बोला कि सर कब जंगल खुलते हैं, ऐसा हो रहा है कि जंगल कब जाए, बहुत नेगेटिविटी आ रही है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा
कि नेचर जो होता है, नेचर में हील करने की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है। और नेचर आपको सब कुछ, आपकी जो गम है, आपकी जो वरीज है, आपका जो कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको भुला देता है। जिन्होंने जंगलों में कैंप किए हैं, जो घूमे हैं जंगलों में, ये इसको महसूस कर सकते हो। जब आप बर्ड वॉचिंग कर रहे हो, जब आप सफारी कर रहे हो, तो आप बाकी सब भूल जाते हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो पूरी तरह वो दुनिया में। सामने जो कुछ एक्टिविटी चल रही है, टाइगर बैठा है, कुछ खा रहा है, या वाइल्ड डॉग्स का झुंड आप देख रहे हो, उतना दूर क्यों जाते हो? किसी के घर में, आपके काफी लोगों के घर में एक्वेरियम होगा। अगर आप एक्वेरियम के पास एक 5 मिनट बैठोगे, वो फिश को निहारोगे, आप उनको ऑब्जर्व करोगे, तो आप पाते हो कि आप बाकी सब थोड़ी देर में सब भूल जाते हो। आपकी जितनी भी वरीज है, जितना भी आपके आजू बाजू में जो चल रहा है, वो आप भूल जाते हो। ऑब्जर्व करो सिर्फ वो फिश को। तो आजकल डॉक्टर्स इसको थेरेपी के तौर पर भी दे रहे हैं कि जिसको कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या मेंटली कोई प्रॉब्लम है, वो घर में एक्वेरियम रखो, इनको देखो। या बर्ड वॉचिंग, सामने खिड़की में बैठ के खाली सामने कोई बर्ड कुछ एक्टिविटी कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। बर्ड नहीं है, कोई बटरफ्लाई है, उसको ऑब्जर्व करो। जो कुछ भी नेचुरल एक्टिविटी चल रही है, और कुछ नहीं, आपके यहाँ कोई पेड़ है, उसको देखो, महसूस करो। क्योंकि मैं काफी बार, जो फेसबुक फ्रेंड्स है मेरे मेरे पोस्ट जो पढ़ते हैं, उनको मैंने काफी बार, पता होगा, मैंने लिखा है कि अगर आप में सेंसिटिविटी है, आप अगर सेंसिटिव है, महसूस करते हो, तो आप आपके घर में या आपके बगीचे में जो पेड़ लगे हैं, उनके साथ भी बात कर सकते हो, उनको महसूस कर सकते हो। मैंने जो पोस्ट बीच में डाला था, उसमें मैंने मेंशन किया था कि मेरे घर में जो पेड़ लगे हैं, धूपकाले की बात थी, समर की बात थी, पानी डालना पड़ता था पेड़ों को। तो 4 दिन पानी नहीं मिलता था, तो वो सूखने लगते थे। जब इस वक्त मैं जाके उनको पानी देता था पेड़ों, तो वो वगैरह कुछ भी नहीं चल रही होती थी, कुछ नहीं, फिर भी उनके पत्ते, उनकी डालियां हिलती थी। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि हवा चल रही, कुछ नहीं चल रहा, लेकिन उनके पत्ते हिल रहे हैं, उनके डालियां हिल रही है। ये आपसे कम्युनिकेट करता है, क्योंकि उनमें भी जान है, ये प्रूव हो चुका है। तो आप सोचो, जो बर्ड्स है आपके आजू बाजू में, जो बटरफ्लाईज है, अगर आप सीटी बजाओ। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा आगे, 1-2 हफ्ते बाद, नेक्स्ट इसमें, कि एक पीटा को मैंने कॉल करके बुलाया है। मेल था, कॉल कर रहा था, तो पीटा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैंने उसको कॉल करके बुला लिया था, एक्चुअल शूट किया है हमने। हम लोग छुप गए थे, और वो उसकी टेरिटोरी ये कर रहा था, अनाउंस कर रहा था कॉल करके कि दिस इज माय टेरिटरी। तो हमने उसको कॉल किया था, मैंने उसको कॉल किया। बच्चे थे मेरे साथ, जंगल कैंप के लिए आए हुए, तो हम लोग जीप में थे। तो हमने उसको कॉल देके हमारे बुलाया, दूर था वो, कॉल कर करके हमने उसको हमारे पास बुलाया, और वो सामने की टहनी पे बैठ गया। और जब उसने देखा कि कॉल ये जीप में से आ रहे हैं, तो फिर वो चला गया। तो इस तरह से जानवर, पंछी, सभी कुछ आपको ये करता है, नेचर आपको रिस्पॉन्ड करता है। जरूरत है नेचर के पास जाने की, नेचर में इन्वॉल्व होने की। आपको कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, कोई भी, मैं बोलता हूं आपको, 50 साल हो रहे जंगलों में घूम रहा हूं, कोई नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते ही नहीं है। उल्टा एक पावरफुल ये मिलता है आपको, बूस्ट मिलता है, एक पॉजिटिविटी होती है। किसी भी, आपकी कोई भी वरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे टकराने की, उसको ओवरकम करने की आप में एक अद्भुत ये हो जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि लाइफ जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है, एक बार मिलता है। पुनर्जन्म वगैरह के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते साइंटिफिकली। तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी को भी अगर नेगेटिव कुछ ख्याल है, कोई ऐसा ये हो रहा है, परे नहीं है, प्रॉब्लम है, तो बात करो। बात करने जैसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहुंचो दूसरों तक, बात करो, आपके दोस्त से करो, किसी से भी करो, हमसे कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई ऐसे हो रहा है, तो हमारे साथ बात कीजिए, हमारे नंबर्स अवेलेबल है, हम आपसे बात करेंगे। और मैं आपको स्टोरीज क्यों बोल रहा हूँ कि हमें, हमारे पास 1 घंटा खाली है, हमको कोई दूसरा काम धंधा नहीं, इसके लिए बैठ के गप्पे मार रहे? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। आपको मैं जंगलों के बारे में तो बोल ही रहा हूँ, जानवरों के बारे में, पंछियों के बारे में बता रहा हूँ, और हमारी ट्रू स्टोरीज बोल रहा हूँ जो हमारे साथ घटित हो चुका है। उसके पीछे मकसद ये भी है कि आपको जंगल की जो पॉजिटिविटी है, वो जो वर्ल्ड है हमारा, वाइल्ड वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड है, उसमें कितनी ज्यादा एक कैपेसिटी है, कितनी ज्यादा हीलिंग पावर है, आपको हर मुश्किल से निकालने की क्षमता है, वो मैं ये महसूस कर सकता हूँ। एक छोटा सा वाकया बोलता हूँ। जैसलमेर में गया था, 2003 या 4 साल था,
ट्रेक के लिए गए थे हम, जैसलमेर बॉर्डर, हमारा यूथ हॉस्टल का ट्रेक था, डेजर्ट ट्रेक। तो मेरे साथ उस बैच में एक बहुत ही अमीर आदमी इंसान आया था, एंटरप्रेन्योर है बॉम्बे का, नामचीन बिल्कुल, करोड़ों की जायदाद है, खुद का चार्टर्ड प्लेन वगैरह है, खुद का प्लेन है। तो मेरे साथ वो जब चल रहा था, अच्छे दोस्त बन गए हम लोग। 7 दिन का था हमारा पाकिस्तान बॉर्डर। हर रोज हम 54 किलोमीटर चले, कैंप लगाते थे, फिर गप्पे, क्रिकेट खेलना, थोड़ा सा ऐसा हंसी मजाक, स्टार गेजिंग ऐसा करते थे हम, गाना गाना साथ में। तो एक बार ऐसे ही उसने बैठे बैठे बोले, देखो बोले सर, ये रेगिस्तान देखो बोले, कैसा है बोले सर। अब यहाँ से हमको अगर जाना भी, थोड़ी दूर जाना है, तो हम लोग मना करते हैं कि जाओ मत, रास्ता भूल जाओगे रेगिस्तान में। मैं सचमुच अगर सोचता हूँ मैं ये रेगिस्तान में भूल गया, तो यहाँ ना तो मेरे पास मोबाइल है, ना नेटवर्क है, ना कुछ है, तो मेरा करोड़ों का जायदाद क्या काम का। यहाँ मैं अगर भटक गया, मैं यहाँ खो गया, तो मेरी ये जायदाद मेरे क्या काम आएंगी। तो इससे ये सोचो कि आप फटीचर हो, आपको कफल्लक हो, या आप करोड़पति हो, कुछ ये नहीं है। नेचर जो है, नेचर सबसे बड़ा है। नेचर आपको आपकी पावर जैसे ही याद दिला देता है, वैसे ही आपकी औकात भी याद दिला देता है कि आप क्या हो, बौने हो बहुत आप नेचर के सामने। और अगर आप नेचर से हार्मनी में रहोगे, तो उसके जैसा दोस्त कोई नहीं है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। सो यही एक्चुअली यही थीम पे शायद हम आगे बढ़ाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है सभी को कि अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बात करनी हो, इवन वी आर अवेलेबल, बात कीजिए। ऑलराइट, एंड प्लीज प्लीज स्टार्ट ऑब्जर्विंग नेचर अराउंड यू, दैट हैज अमेजिंग पावर्स। बहुत बहुत ज्यादा ताकत है नेचर में। सो एक्चुअली लास्ट टाइम हम सर रुक गए थे ताडोबा पे। एक्चुअली हम नागजीरा और नावेगांव डिस्कस कर रहे थे, पर आपने प्रॉमिस किया था कि आप एक किस्सा सुनाओगे जो क्रोकोडाइल रिलेटेड है। ओके। और जो ताडोबा के डेफिनेटली। क्रोकोडाइल रिलेटेड है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि ताडोबा लेक में पहले क्रोकोडाइल्स कैसे आए। बहुत कम लोगों को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है कि वहां पे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर हुआ करता था, और वहां के क्रोकोडाइल भी माइग्रेट करते हैं। ऑलराइट। राइट सो राइट राइट। प्लीज सर आप ये बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन 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 सब क्रोकोडाइल्स को लेके। नहीं, जहां तक मेरी याददाश्त पहुंचती है, जैसा कि मैंने बताया, फोर्थ स्टैंडर्ड में था, और फर्स्ट टाइम जब ताड़ोबा गया था 1970 में। तो एब्सोल्युटली यस। पहले जैसे जीप सर के मैंने आपको बताया, जैसे ही मैं तालाब की तरफ भागा, तो मेरे पिताजी बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे, क्योंकि मैं वो पानी में जाना चाहता था, तालाब के पानी में, और उसमें क्रोकोडाइल है। हाँ। तो पिताजी ने मुझे वही बताया था कि वहां जा मत, वहां अंदर मगर है, क्रोकोडाइल है। तो याद, मेरी जो याद है और मेरी जो यादें शुरू होती है, वो क्रोकोडाइल से शुरू होती है। और सबको पता है, अभी जो ताड़ोबा जाते हैं उनको पता है वो लेक में क्रोकोडाइल्स है। और ताड़ोबा तो बहुत बड़ा है। ताड़ोबा अंधारी, हम जो बोलते हैं, अंधारी बाद में जुड़ा उसमें, ताड़ोबा जो है। तो वहां मगरमच्छ जो होते हैं, किसी को पता हो शायद कि मगर माइग्रेट करते हैं, क्रोकोडाइल्स। और ऐसा नहीं है कि कुछ गज चल रही है या कुछ मीटर चल रही है, कुछ किलोमीटर्स तक माइग्रेट करते हैं मगर। अगर उनको जाना है, कहीं प्रॉब्लम हो गया कुछ, उनको उनका जो एरिया छोड़ के कहीं जाना पड़ा किसी कारणवश, दूसरा कोई डोमिनेंट मेल है, वो ये कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या खाने का कोई प्रॉब्लम है, या तालाब का पानी सूख रहा है, या उसमें प्रे नहीं है, तो मगर माइग्रेट करते हैं। और ताड़ोबा का यही हुआ है। मैंने ताड़ोबा के पंचधारा में मगर देखे हैं। ताड़ोबा के तो ये उसका फील्ड है ताड़ोबा का, कोर्स, कोळसा तो बहुत दूर, कोळसा का जो डैम बना हुआ है, चैम कोळसा का इसका, वहां पे हमने मगरमच्छ देखे, 2 मगरमच्छ। तो ये आप पहुंचे कैसे, वो तो छोड़े तो नहीं किसी ने, हिरई डैम है। तो ये मगरमच्छ अपने आप माइग्रेट करके वहां आए हैं। और ये माइग्रेशन थोड़ा नहीं है, ये कुछ किलोमीटर्स का है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक ये माइग्रेशन है। इतना माइग्रेट करके ये दूसरे पानी में पहुंचे हैं ये मगर। तो कितने लोगों को आप में से पता है कि ताड़ोबा में एक क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर था। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पंचधारा है, कैंटीन के पीछे जो पंचधारा करके जो पॉइंट बना हुआ है, उसके बाजू में पहले क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर था। तो उसका एम यही था कि वो वहां पे क्रोकोडाइल्स को ब्रीड करके, साइंटिफिकली उसको ब्रीड करके, उनकी जो घोंसले बने होते थे तालाब के किनारे, सबको पता है कि फीमेल जो होती है वो जब उसको अंडे देने होते हैं, तो तालाब से थोड़ा दूर, जहां तक पानी ना पहुंच सके, लेकिन
उसकी पहुंच हो और वो सेफ रह सके, ऐसी जगह पे गड्ढा खोद के वहां अंडे देती है। अब कितने अंडे देती है तो वो एज के हिसाब से होता है। अगर बहुत यंग फीमेल है तो हो सकता है 15-20 दे। अगर पुरानी फीमेल है, इसका एज ज्यादा है, तो 35-40 तक भी अंडे दे सकती है। तो वो अंडे देके उसको वो ढक देती है। जो आजू बाजू का कूड़ा है या मट्टी है या जो कुछ भी मटेरियल है उससे वो ढक देती है, और नेचुरली वो जो सन का जो ये होता है, हीट होती है, और जो मटेरियल है ऊपर उसका जो हीट होता है, उसके कारण वो इंक्यूबेट होता है। तो बीच में उसका जो ये है पॉपुलेशन है, क्रोकोडाइल पॉपुलेशन, वो कम हो रहा था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यही सोचा कि अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर ये एक ख्याल आया कि इनको क्यों ना ब्रीड करे। तो उनको फिर एक ब्रीडिंग सेंटर फॉर्म किया किया गया, और फॉरेस्ट का जो स्टाफ है, जो उनके लोकल लोग हैं वहाँ के आदिवासी वगैरह है, उनकी हेल्प से जब क्रोकोडाइल्स अंडे देते थे और उसको जमीन में गड्ढे में डाल देते थे, तो वो वहां से निकाल के वो ब्रीडिंग सेंटर लाते थे और उनको इंक्यूबेट किया जाता था वहां। और फिर जो नन्हे मगरमच्छ जो पैदा होते थे उनको कुछ दिन वहां नर्सरी में रख के उनका थोड़ा बड़ा होने के बाद उनको वापस इंट्रोड्यूस किया जाता था तालाबों में। तो ऐसा ही एक ब्रीडिंग सेंटर ताड़ोबा में था। 87 में जब हम लोग गए थे वहां, तो एक किस्सा मुझे अभी भी याद है। दोपहर की बात थी, खाना खाने हम लोग वापस आए थे, हमारे सर का, तब जिप्सी वगैरह कुछ नहीं थे, हम लोग पैदल घूमते थे। सवेरे 6 बजे निकल जाते थे, 5:30-6 बजे, एक 10, 10:30, 11 बजे वापस आ जाते थे ब्रेकफास्ट करके, फिर खाना वगैरह खा के दोपहर में 3, 3:30 बजे वापस निकलते थे। शाम में 7, 7:30 बजे वापस आ जाते थे। तो एक दोपहर ऐसे ही खाना खाने आए, तो वहां देखा कि कुछ ये भीड़ इकट्ठा हुई है क्रोकोडाइल सेंटर के पास। तो हम वहां गए, तो वहां पे लोकल आरएफओ थे, कुछ फॉरेस्ट स्टाफ था, उनसे बात की तो बोला कि एक वहाँ एक क्रोकोडाइल है, बड़ा क्रोकोडाइल है बहुत, और वो बीमार है। तो उसको ट्रीटमेंट के लिए वेटरनरी डॉक्टर आए हैं चंद्रपुर से। तो हमें भी क्यूरियोसिटी हुई, हम बोले हम देख सकते हैं क्या? बोले हाँ आइए। बोले हम गए वहां पे अंदर, तो वो जो पुल बना था अंदर, छोटे छोटे पुल बने होते हैं पानी के जिसमें क्रोकोडाइल को रखा जाता है, वहां की बाजू के जो सीमेंट का ब्लॉक्स लगे थे उस पे क्रोकोडाइल लेटा हुआ था, और बहुत बड़ा था। यानी अभी अगर मैं सोचता हूँ तो तकरीबन वो एक 7-8 फीट का तो आराम से होगा, जो मैं हमने देखा उस वक्त। 7-8 फीट लंबा, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत बड़ा था वो। और बाजू में डॉक्टर्स और 3-4 लोग खड़े थे, फॉरेस्ट का कुछ स्टाफ भी था। तो वो क्रोकोडाइल को पकड़े कैसे, उस पर उनका डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा था वो। तो उसको पकड़ना था, वो डॉक्टर को उसको इंजेक्शन देना था कोई, तो उसके लिए उसको पकड़ना जरूरी था। और जैसा कि आपको सबको पता है कि क्रोकोडाइल का स्किन बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है। तो उसको इंजेक्शन देने की विधि क्या है, ये जब हमने पूछा, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि उसको पकड़ के उल्टा करना पड़ेगा, पीठ पे लिटाना पड़ेगा, और फिर उसके पेट के पास, पीछे के पैर के पास मैं उसको इंजेक्शन दूंगा। तो अब उसको पकड़े कैसे, इस पे उनका डिस्कशन चल रहा था। हम लोग सब जवान थे, कॉलेज के थे। मैं ये हो गया था तभी, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ था। सब मेरे जैसे ही दोस्त थे, 7-8 लोग थे हम, अट्टे कट्टे। तो हमने इमीडिएट उनको ऑफर किया कि सर हम आपको हेल्प करते हैं। तो वो भी खुश हो गए। अरे हाँ बोले, क्योंकि उनको पता था हम WWF से रिलेटेड है, एनजीओ से, और हम हमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है जंगलों में घूमने का वगैरह। तो बोले चलो। बोले तो फिर कैसे पकड़ना है? तो फिर जो बारदान होते हैं, जिसको हम बोरा बोलते हैं, जिसमें गेहूं वगैरह हम लोग ये करते हैं, इकट्ठा करते हैं, बारदान बोरा, वो कुछ बोरे उन्होंने लाए थे। तो डॉक्टर ने हमको समझाया, बोले देखो एक काम करना है, पहले तो उसका सर, मुंह ढकना है हमको, क्योंकि जब तक क्रोकोडाइल या बर्ड्स के बारे में भी मैं बोल सकता हूँ, एनिमल्स के बारे में, जब उन पर ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले उनकी आंखें बंद करनी पड़ती है, आंखें और मुंह वगैरह जो है। आंखें एक बार ढक दी तो एनिमल हो, बर्ड हो या कोई भी हो, शांत हो जाता है। अगर वो देखते रहे, आप लोग उसको फिर काम करके उस पर ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो हमको डॉक्टर ने वही बताया कि आप लोग पीछे से जाइए, कुछ लोग 2-3 लोग सामने खड़े रहिए, वो आपकी तरफ देखेगा, जो सामने खड़े है उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कीजिए दूर से, वो आपकी तरफ देखता रहेगा। और तब पीछे से जाने वाले, पीछे से उसके पहले तो सर पे कपड़ा डाल दीजिए, बड़ा वाला वो बोरा, और एकदम 7-8 लोग मिलके, 3-4 लोग वो बोरे को पकड़ के उसका मुंह दबा दबा के रखिए, और बाकी लोग उसके पैर पकड़ पकड़ लो चारों। तो एक बार तय होने के बाद हमारा ये हो गया, तो हमने फिर वैसे एक्ट किया,
और उसके मुंह पे वो बोरा डाल के गीला गीला कर दिया था उन्होंने, उसको पानी में भिगो दिया था, वो उसके मुंह पे डाल के मुंह कवर कर दिया हमने, और उसको पकड़ लिया। 7 8 10 लोग थे हम लोग, एकदम पकड़ लिया उसको, जाके मुंह पकड़ लिया उसके। और वो हमारे जो वहां पे ये थे आरएफओ, उनके पास एक बड़ा काला दोरा रस्सी था, उससे उसका मुंह बांध दिया उन्होंने। और फिर उसको पलटाया हमने, पलटा के फिर डॉक्टर ने उसको, बहुत बड़ा इंजेक्शन था उसके पास, मुझे अभी भी याद आ रहा है, बड़ा इंजेक्शन था, पीछे पैर के पास उन्होंने उसको इंजेक्शन दिया, पेट के पास। लेकिन जो स्ट्रगल वो क्रोकोडाइल कर रहा था, जो हिल रहा था, वो जोर से पूंछ पटक रहा था। और क्रोकोडाइल काटता ही यही नहीं, वो बहुत जोर से उसकी पूंछ मारता है। और और उसकी इतनी ताकत होती है कि अगर जोर का अगर आपको पड़ा वो पूंछ का, तो आप एक तो बहुत ज्यादा जख्मी हो सकते हैं, या आपकी कुछ हड्डियां टूट सकती है, इतना पावरफुली मारता है वो। तो कुछ लोगों ने उसका पूंछ पकड़ रखा था, और कुछ ने उसका मुंह पकड़ रखा था, कुछ ने उसके पैर पकड़ रखे थे, फिर भी वो हमको पकड़ने में तकलीफ हो रही थी। तो और वो बहुत ही जोर जोर से गुस्से में, जैसे फुफकारे छोड़ते हैं, ऐसे आवाजें निकाल रहा था अलग अलग मुंह से। तो किसी तरह वो काम पूरा हो गया, हमने उसको छोड़ दिया जमीन पे, उसका मुंह दबा के रखा, उसकी रिबिन खोल दिया जो मुंह पे बांधी थी, वो जो रस्सी बांधी थी वो खोल दिया। और पहले उसका हमने पैर छोड़ दिए, और फिर मुंह और पूंछ छोड़ के हम एकदम हट गए। एकदम वो जैसे उसने वो बोरा निकाल लिया, उसने एकदम जोर जोर से पूंछ पटकी, मुंह इधर उधर घुमाया, थोड़ी देर ये किया, उसने मूवमेंट्स किया, और फिर वो जल्दी से पानी में उतर गया पुल के। तो ये किस्सा है जहां हमने क्रोकोडाइल, तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ था जहां क्रोकोडाइल को हमने पकड़ा था। जब स्टीव आयरविन के मैं वीडियोस देखता था क्रोकोडाइल मैन के, तो वही इंसिडेंट्स मुझे हमेशा याद आता था कि ताड़ोवा में 87 में किस तरह से हमने एक बड़ा, बहुत बड़ा क्रोकोडाइल को पकड़ लिया था। सर आप अगर जबरदस्ती किसी को इंजेक्शन दोगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। और वो तो क्रोकोडाइल लेकिन था। क्रोकोडाइल तो हॉरिबल कंडीशन है भाई, बहुत बेकार। यार देख के डर जाते हैं लोग, दूर से देख के डर जाते हैं। तो 8 8 7 8 फीट के क्रोकोडाइल को पकड़ना तो कोई मामूली बात नहीं है। सही बात है। और उसके पूंछ में भी काफी 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 नहीं, ये होता बहुत है। बहुत ताकत होती है। यानी जो बोलते हैं कि मॉनिटर लिजर्ड के पास भी जब जाते हैं लोग, हाँ। तो पहले दो बातों से डरते हैं कि वो पूंछ बहुत जोर से मारता है, और लिथली मारता है, कि ओके। आपको बहुत ही सीवियर उसका वुंड हो जाता है। तो मॉनिटर मॉनिटर लिजर्ड। लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड बहुत ओ अच्छा। डरते हैं लोग उसको। हाँ हाँ। ओ अच्छा। ओके, हाँ, पर तो ये मॉनिटर जो है लिजर्ड रेप्टाइल जो है, इनके पूंछ में काफी ताकत होती है। काफी ताकत होती है। ओके, सही बात है सर। पर अच्छा हुआ एक्चुअली, शायद उसको इंजेक्शन उसके हेल्थ के कारण देना था और आपने हेल्प कर दी उनकी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सर आप हमें एक दूसरे जंगल की ओर लेके जाने वाले थे, जो था अन्नामलाई का जंगल, जहाँ पे आपने राइट एक मॉर्निंग शायद बिताई थी एलिफेंट्स के बीच में। ठीक है। राइट सो राइट 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 राइट। सर एक पूछना उसके चाहूंगा। बारे में हाँ, हाँ। ये पूछना चाहूंगा, हाँ। ये आपका शौक था या हालात वैसे थे? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था, ये मैं हमारे दोस्तों को बताना चाहूंगा कि साउथ इंडिया में एक बहुत ही प्यारा जंगल है, अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको इंदिरा गांधी जी का भी नाम दिया है, हमारी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, उनका भी नाम से वो जाना जाता है। अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में ये लोकेटेड है, कोयम्बतूर के पास। ओके। तो एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मैं डब्ल्यू का वॉलेंटियर था, उसका मेंबर था, फिर ऑर्गेनाइजर, एडवाइजर, अलग अलग कैपेसिटी में मैंने डब्ल्यू में काम किया है। तो डब्ल्यू के पहले कैंप्स हुआ करते थे नेचर क्लब मेंबर्स के लिए, वाइल्ड लाइफ ओरिएंटेशन, नेचर ओके। ओरिएंटेशन, लीडरशिप कैंप्स। तो ये अन्नामलाई में कैंप था 87 में, जनवरी ओके। में। ओके। तो हम लोग एक 7 8 लोग गए थे उसके लिए। और हम तो सब यंग थे, यानी कॉलेज स्टूडेंट्स थे। मैं, मेरा दोस्त एक डीजे सोनार, एक हेमंत कास्केडीकर, 3 गर्ल्स भी थी हमारे साथ, और एक मेरे दोस्त की माँ थी। वो ओके। शायद उस वक्त, उसका उम्र उस वक्त 50 55 साल होगा, 50 ओके। साल तो आराम से होगा। हाँ। तो ओके। वो हमारे साथ थी। तो जैसे हमारी महाराष्ट्रीयन गृहिणियां होती है, हमारी काकू भी साड़ी वगैरह पहन के, या बहुत ज्यादा हुआ तो पंजाबी ड्रेस डाल के जंगलों में हमारे साथ घूमती थी अन्नामलाई में। सही लेकिन बात है। एक बात थी, उसका उनका ये हमसे ज्यादा होता था उत्साह जंगलों में घूमने एंथुजियाज्म। का, और कुछ भी चीजें देखने का, ऑब्जर्व करने का। तो वो हमारे साथ हर जगह फॉलो करती थी हमें। तो हमें एक्टिविटीज दी जाती थी। जो नेचर कैंप था, और नेशनल कैंप था, ऑल इंडिया से लोग आए थे वहां पे। अच्छा। तकरीबन एक 60 70 लोगों का ग्रुप था। अन्नामलई में हम लोग रुके थे, फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस में वगैरह। और अच्छा। सब जानते हैं कि अन्नामलई यानी शोला फॉरेस्ट।
करेक्ट। अभी शोला फॉरेस्ट क्या है? तो अन्नामलाई यानी इसको मैं बोल सकता हूँ कि छाव वाला जंगल, छाव वाला जंगल, छाव या वाला। वो जंगल की जिसमें ग्रासलैंड्स और जो काफी बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, बड़े पेड़ों का जो पैच होता है फॉरेस्ट, अच्छा। उसका और ग्रासलैंड का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो किसी पहाड़ की ढलान पे है, उसको शोला फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ओके। अनामलाई शोला फॉरेस्ट है। और अनामलाई याद करते हैं तो मुझे एक बात वहां सबसे जो बढ़िया लगती थी, वो थी वहां की लेमन ग्रास। वहां एक तरह की घास उगती है जिसको लेमन ग्रास बोलते हैं। हम लोग जब उस पे बैठते थे या उस पे हाथ फेरते थे या उसको हाथों में पकड़ते थे, तो एक नींबू को जैसा जो स्मेल आता है लेमन को, उसी तरह का स्मेल वो घास को आता था। वो हम जब उसका सूंघते थे तो इतना चेयरफुल लगता था और इतना बढ़िया लगता था, वहां एकदम फ्रेश हो जाता था माइंड उस स्मेल से। तो हर जगह वो लेमन ग्रास थी। तो जंगलों में घूमते थे, वहां होती थी, हमारे रेस्ट हाउस के पास थी। और दूसरी आनामलई की खास बात यह है कि वहां अर्ली मॉर्निंग्स, यानी अर्ली मॉर्निंग्स लेट इवनिंग्स, यानी 10-11 बजे तक कभी भी धुंध छा जाती थी, फॉग, बिल्कुल हेवी फॉग फैल जाता था जंगलों में। तो ओके। ये जो इंसिडेंट्स बोल रहा हूँ ये फॉग से रिलेटेड ही है। तो मिस्ट मिस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो हमें जो एक्टिविटीज दी थी उसमें एक एक्टिविटी थी कि एलिफेंट जो हर्ड है उनका सोशल लाइफ। जैसे सबको पता है कि एलिफेंट जो होते हैं वो हर्ड्स में रहते हैं, सोशल जानवर है, बहुत सोशल है, बहुत क्लेवर है, जानवरों में सबसे ज्यादा क्लेवर है। और याद रखने की कैपेसिटी काफी कमाल की है एलिफेंट्स की। एक बार जो देखते हैं वो सालों याद रखते हैं और सीखते हैं उससे। तो एलिफेंट के हर्ड को हम लोग फॉलो कर रहे थे, उनका डे वाइज शेड्यूल कैसे होता है, कि वो जो झुंड है वो एलिफेंट्स का, वो क्या करता है दिन भर। तो ऐसे हमें एक टास्क दिया गया था। तो हमारे साथ दो वहाँ के लोकल आदिवासी भी थे, वहाँ के जंगलों के, साउथ इंडियन फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइब है, उनके दो आदिवासी आए थे। एक बिल्कुल यंग था और एक तकरीबन 60-65 साल का आदमी था। दो दो लोग थे हमारे साथ। और जैसा कि सब जानते हैं कि एलिफेंट हर्ड की मुखिया फीमेल होती है, मेट्रियार्क जिसको हम बोलते हैं। तो वो फीमेल जैसा चाहे वैसा ग्रुप को कंट्रोल करती है, कौन से एरिया में जाना है, क्या खाना है, कब क्या करना है, पानी पे कब जाना है, या कोई डेंजर भी हो तो सबसे पहले मेट्रियार्क आगे आती है, बच्चों को प्रोटेक्शन देना हो, सब डिसीजन ये मेट्रियार्क करती है। और बाकी जो उसकी झुंड में उसकी जो बहनें होती है, या उसकी कोई मौसी हुई, उसकी कोई ये हुई जो रिलेटिव्स होती है, वो सब रिलेटिव्स का ही वो झुंड होता है। एक जो सेमी एडल्ट बोलते हैं, जो अभी जवान नहीं हुए, ऐसे कुछ एलिफेंट्स भी उसमें होते हैं, क्योंकि टस्कर को झुंड में रहने नहीं देते। टस्कर सिर्फ मीटिंग के समय ही झुंडों का हिस्सा बनते हैं, बाकी समय वो अकेले घूमते हैं। तो ये झुंड जो होता है 40 हाथियों का होता है, छोटा भी होता है, कभी बड़ा भी होता है। लेकिन ज्यादातर जो झुंड होते हैं वो 30 हाथी से लेकर 35-40 हाथी तक के झुंड होते हैं। तो ऐसा ही एक झुंड को हम लोग फॉलो करते थे। तो एक मॉर्निंग हमें पता चला कि झुंड है, हम लोग वो झुंड का पीछा करने लग गए। तो एलिफेंट का जब आप पीछा करते हो तो आपको समझ में आता है कि उसके जो फुटप्रिंट्स वहां दिखते हैं जंगलों में, आपको घास पे पैर देते हो तो घास दब जाती है, या किसी पेड़ के आप पौधे से या किसी बुश के पास से गुजर गए तो टहनियां टूट जाती है। कभी कभी वो अपनी सूंड से खींच के उसको निकाल देते हैं, पत्ता तोड़ के खाते हैं, वो गिरे होते हैं पत्ते वगैरह, और उनके चलने से एक पगडंडी जैसा बन जाता है। तो उसपे से हम उनको पीछा कर रहे थे। कई जगह उनका ड्रॉपिंग्स भी गिरा था, जिसको लीद बोलते हैं, वो भी गिरा था। तो हमने वो आदिवासी की एक बात देखी, हम जब उसकी पूछते थे कि भाई झुंड कितना दूर है अपने से, तो वो अपने जो पैरों की जो उंगली होती है, जिसको हम अंगूठा बोलते हैं, पैरों की जो उंगली होती है, बड़ी उंगली, वो लीद में डालता था। वो लीद में डाल के बाहर निकलता था, फिर हमको बोलता था नजदीक ही है, पास ही है। तो हमारा जो लीडर था, ग्रुप लीडर था, उस वक्त हम कॉलेज में थे, वो बड़ा था, यानी 40-45 की उम्र का होगा, उसको एक्सपीरियंस भी ज्यादा था। हम उसको पूछते थे ये क्या कर रहा है, तो बोलता है वो जो ताजी लीद होती है एलिफेंट की, वो गर्म होती है। जो फ्रेश, जो एकदम फ्रेश लीद डाली है उसने, जो ड्रॉपिंग्स डाले, वो गर्म होता है। तो वो उसमें अंगूठा डाल के देख रहा है कि वो कितना गर्म है। उसपे से उसको पता चलता है कि हिट जो उसके पैरों को जो महसूस हो रही है, अंगूठे को जो वार्मथ मिल रही है, जो गर्मी मिल रही है, उससे वो बता सकता है कि ये ड्रॉपिंग्स कब की है, कितना समय हुआ है। और उसपे से वो अंदाजा लगा रहा है कि झुंड कितना सामने होगा। तो इस वो तरह से हम एलिफेंट्स को फॉलो कर रहे थे।
तो फॉलो करते करते काफी नजदीक पहुंचे हम एलिफेंट्स के। पहाड़ी एरिया था, आजू बाजू में पहाड़ या छोटे छोटे टीले बने हुए थे, और वो झुंड वहां बिखरा हुआ था। उनकी आवाजें आने लग गई हमको, वो जो चिल्लाते, चिंधाड़ना बोलते हैं जिसको हम, वैसे कुछ आवाजें आ रही हुई। एलिफेंट को सुनाई बहुत अच्छे से देता है, तो हमारी भी जो आवाज हो रही थी, क्योंकि बड़ा ग्रुप था हमारा, तो वो हमारी आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी, जो हम उनकी सुन रहे थे वो हमारी सुन रहे थे। तो जैसे हम लोग आपस में कर रहे थे कम्युनिकेट, वो भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे कि भाई आदमी पास में ही है। तो हम बहुत नजदीक पहुंच गए, और ये रोड था, पक्का रोड था, यानी जिसको हम बोलते हैं डामरी सड़क, वो डामरी सड़क थी वहां से। तो उस पे खड़े होके हम अंदाजा ले रहे थे कि झुंड कहाँ पे आजू बाजू में, कहाँ से उनको ऑब्जर्व करे। तो अचानक फॉग आ गई, मिस्ट आ गई, यानी पहले तो हवा चली, और फिर एकदम ही गहरा, बिल्कुल गहरा ऐसा मिस्ट छा गया। इतना गहरा था कि थोड़ी देर में हमें एक 2-4 फीट पे खड़ा आदमी भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। तो जैसे ये कंडीशन शुरू हुई, हमारा जो लीडर था उसने और वो आदिवासी ने इमीडिएट बोल दिया कि आप लोग जल्दी से जल्दी नजदीक जो भी आपकी यहाँ ऊंची जगह है उस पर चढ़ जाओ। तो पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर ध्यान में आया कि आजू बाजू में हर तरफ एलिफेंट है और हमें किसी ऊंची जगह पे जाके खड़ा रहना है। तो हमने फटाफट जो भी हमारे पास बड़े ये बने थे, बोल्डर्स बने थे, या जो भी पहाड़ थे आजू बाजू में, हम सब उस पर चढ़ना चालू कर दिए। क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि ये इतने गहरे इसमें धुंध में ना हमको हाथी दिखाई दे रहे, तो हाथी को भी हम दिखाई नहीं दे रहे। ये ना हो कि किसी हाथी के पैरों के नीचे कोई आ जाए, या वो आके पकड़ लिया, बिल्कुल आमने सामने मुठभेड़ हो जाए, एक दूसरे से टकरा जाए। तो इससे बचने का एक ही उपाय था कि कहीं ऊंचाई पे चढ़ जाओ। तो हमने वही किया। सबसे हमें मुश्किल तब हुई जब हमारी काकू को ऊपर चढ़ाना पड़ा। हम लोग तो एकदम फास्टली कुछ इस पे चढ़ गए। एक टीला था, उस पे कुछ बोल्डर्स पड़े थे बहुत बड़े बड़े, 10-10, 15-15 फीट की शिलाएं थी बहुत बड़ी बड़ी, जिसको हम कातड़ बोलते थे। उस पे हम लोग चढ़ गए। लेकिन काकू को खींचने के लिए तो मुझे तो पहले तो मैंने ही नीचे से उठाया, क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा है। तो मैंने उनको पैरों से पकड़ के उठाया। 2-4 जन ऊपर बैठ गए थे, उन्होंने उनको हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया। तो इस तरह से वो काकू को हमने सेफली ऊपर पहुंचा दिया, और फिर हम लोग चढ़ के बैठ गए। तकरीबन एक 15-20 मिनट तक वो फॉग का खेल चल रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था। धीरे धीरे वो फॉग शांत हो गया, फिर आजू बाजू में दिखने लग गया। तब हम लोग नीचे उतरे। फिर हमारे ध्यान में आया कि हमारा जो ये चल रहा था, भागदौड़ चल रही थी, जो बातें कर रहे थे डर के मारे हम एक दूसरे से, अरे ऊपर चढ़ना है, तू कहाँ कर रहा, क्या कर रहा, नीचे जमीन पे क्यों खड़ा है, ये जो बातें हो रही थी हमारी, वो एलिफेंट्स ने भी सुन ली थी। तो वो ग्रुप थोड़ा और आगे निकल गया था, अरे हमारा एरिया छोड़ के वो आगे निकल गए थे। तो फिर हमने फिर उनको फॉलो करना चालू कर दिया। तो इस तरह से ये जो फॉग आया था, इसने हमको एक बहुत मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया था, कि बहुत यानी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन हमारा उस वक्त जो लीडर था, हमें लीड करने वाला जो था, वो एक्सपीरियंस था, और उसने बिल्कुल खूबी से वो सिचुएशन हैंडल की, और हमें ऊंचाई पे चढ़ने की सलाह देके एक जो हो सकती थी कोई पॉसिबिलिटी दुर्घटना की, वो टाल दी उसने। तो ये ऐसा एक अन्नामलई का ही एक किस्सा है। और इसमें मैंने जो बताया, हमारे साथ जो 2 लोग होते थे, एक यंग था, यानी दादा और पोता। तो दादा जो था, एक बार वो दादा ने हमको बहुत ही कठिन परिस्थिति में पहुंचा दिया था। ऐसे ही पीछा करते करते, इनका पीछा करते करते, वो बिल्कुल हमें एलिफेंट के सामने ले जाके खड़ा कर दिया उसने। एलिफेंट्स वहां घनी झाड़ी में थे, हमको भी पता नहीं था, वो सामने चल रहा था और हम ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे थे। और हमें एक बोल दिया था हमारे इसने कि आपको जंगल में खाली आपके गाइड की सुननी है, आप उसे कुछ ये सवाल ये बाद में आने के बाद करेंगे, अभी वो जो आपको बोल रहा है वो आप फॉलो करना है आपको। तो हम उसको फॉलो करते थे। तो वो खुद तो चलते चलते बिल्कुल वो हाथी के सामने पहुंच गया, हमको भी वहां ले जाके खड़ा कर दिया हाथी के सामने। और वो लोग तो कैसे होते हैं, बहुत एजाइल होते हैं, बहुत क्विक होते हैं, इमीडिएट वो पेड़ों पे चढ़ सकता था। हमारा तो मुश्किल था, क्योंकि पैरों में जूते और सब जीन्स वीन्स पहने हुए, तो पेड़ों पे चढ़ना भी मुश्किल था। तो अच्छा हो गया कि वो हाथी ने कुछ किया नहीं, नहीं तो हमारा डिस्टेंस तो तकरीबन एक 20-25 फीट का ही डिस्टेंस रह गया था हाथी से। तो बाद में हमें पता चला, उसको वो लोग जो थे हमारे WWF के जो हमारे लीडर्स थे, वो आदिवासी का जब इंट्रोडक्शन करवाते थे हमसे, जो बताते थे, तो बोलते थे फादर ऑफ जंगल। उसको फादर ऑफ जंगल करके वो ये करते थे, ही इज फादर ऑफ जंगल। तो बाद में हमारी जो बातचीत हुई, हमने तो वही बोला बाद में कैंप में आने के बाद, भाई ये फादर ऑफ जंगल ने आज तो मरवा दिया था। तो बाद में हमें पता चला कि वो फादर ऑफ जंगल के दोनों आंखों में मोतिया भी था, तो उसको ठीक से दिख नहीं देता था।
तो ये इंसिडेंट्स होने के जब हमने आके बॉम्ब मारा कि अरे भाई आज तो इसने मरवा दिया था, तब हमें पता चला कि भाई इसकी आंखों में मोतिया बिंदु है और इसका ठीक से दिखाई नहीं देता है दूर का। तो इसने बिल्कुल ही आज तो भिड़ा ही दिया था एलिफेंट से। तो ये भी एक याद है वो वानामलई की जंगलों की। सर इसका मतलब आप लिटरली ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे एलिफेंट्स को। अब करे क्या, तब तो एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था, 87 की बात कर रहा हूँ। आ, तो वहां के जंगलों का तो वो राजा उसको फादर ऑफ जंगल कहते थे। हम तो बिल्कुल बिंदास, चलो इसके पीछे जहां बोलेंगे चलो। सही बात है। अच्छा सर, ये जो आपने फॉग की बात की है, ये केनेथ एंडरसन के बुक्स में भी मेंशन है कि साउथ के जंगलों में एक अजीब फिनोमिनन होता है, ये काफी बार ये फॉग आ जाता है। काफी बार ये एकदम उन्होंने। एकदम, यानी कहीं भी यानी अच्छी धूप पड़ी है और पता नहीं चलता, एकदम से फॉग आ जाता है, पता भी नहीं चलता क्या हुआ है, और एकदम गहरा कोहरा छा जाता है हर तरफ। यानी दिन करेक्ट। में कई बार ये होता है। तो ये जंगलों की खासियत है, वो जो हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ओके। और जो अन्नामलाई का अगर आप सर्च करोगे इस पे, बहुत ही बड़ी जंगल है। यानी मैं तो बोलता हूँ मेरा से प्यारे जंगलों में से एक है। और वहां का जो एलिफेंट माउंटेन है, वहां पे एक माउंटेन है जो एलिफेंट की इसमें बना हुआ है, शेप में। स्ट्रक्चर में बना हुआ है, इसको एलिफेंट माउंटेन बोलते हैं। कि उसका उसका शेप ही एलिफेंट जैसा है। तो ओके। बहुत ही, और वहां जो है, वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, या फिर वहां पे जो टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, ऑटर्स है, या ब्लैक पैंथर्स है, अमेजिंग वाइल्ड लाइफ है, अमेजिंग। ओके सर, हाँ। आप लेकिन आपने। वहां पे एक प्रॉब्लम भी है। वहां पे जो ये होती है, वो जो सेंटिपीड्स या कोई बोलते हैं, जो ये बोलते हैं वर्म होती है, ओके। उसका वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लीचेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक वर्म है जो पानी के साथ अगर बॉडी में गई तो आपको काफी दिक्कतें पैदा होती है। हमारे एक जो सर थे, या एक स्कूल के जो टीचर थे, वो हमारे साथ थे। उन्होंने बिना, वहां पे आपको पानी उबाल के ही पीना पड़ता है। आप नॉर्मल झरनों का पानी या नॉर्मल पानी वहां पी नहीं थे। हम ओ मुंह अच्छा। मुंह धोने के लिए भी हम बिस्लेरी यूज करते थे, क्योंकि न जाने वो पानी से मुंह धो लिया और वो पेट में चला गया गलती से। तो ओ वो अच्छा। सर का हमने हाल देखा है, उसको तकरीबन 2 साल वो तक रही। और वो जो जो ये थी, वर्म्स थी, वो उनके पीठ में दिखाई देती थी। जो छोटी छोटी शायद उनके बॉडी में गई तो बहुत छोटी थी, माइक्रो इसमें थी। लेकिन वो बढ़ के 2 सालों में तकरीबन मेरा जो पंजा है, उसका जो ये है, यानी मेरी जो उंगली है उससे डबल साइज की हो गई थी। उनके पीठ पे वो दिख जाती थी कभी कभी, ओहो पीठ हो। के अंदर, स्किन में। हाँ। तो बाद में वो ऑपरेट करके निकालना पड़ा था उनको। सर अभी भी यही हालत है वहां पे, या अब मतलब अभी ऑब्वियसली अभी सेंटर। अभी वो अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि कैसा है कि अभी तो काफी सुधार हुए हैं। तब तो एकदम प्राइमरी था, 87 की मैं बात कर रहा हूँ। सही बात है। तो हमें तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी मुंह में पानी नहीं लेगा, वहां से मुंह भी धोना है तो बिस्लेरी बॉटल से यूज करो या उबला हुआ पानी यूज करो। और सही वो बात है। लोग वहां पे हमें जो पीने के लिए पानी देते थे, उसमें भी कोई हर्ब्स डाले होते थे। वो ऐसे चॉकलेटी जैसे कलर का दिखता था और थोड़ा ऐसा कड़वा लगता था, लेकिन कुछ हर्ब्स डाल के वो पानी हमें पीने के लिए देते थे वो लोग। ओ अच्छा। हाँ, ये लेकिन काफी बहुत ही बढ़िया इलाका है, बहुत बढ़िया। ये काफी इंटरेस्टिंग बात की। और सर आपने जो ऑटर्स की बात की, आप हाँ ऑटर्स हाँ। पे कुछ और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि ऑटर्स को भी बोला जाता है कि ये नेचुरल डैम्स बनाते हैं। ओके। और एक वीडियो में शेयर हाँ, करना चाहता हूँ सभी लोगों के साथ यहाँ पे। पर आप ऑटर्स के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो क्या, और नहीं मैं ये मैं बोल वीडियो प्ले सकता करूँ? हूँ। हाँ, स्मूथ कोटेड ऑटर्स जो होते हैं, हाँ। हमारे यहाँ 3 या 4 तरह की स्पीसीज पाई जाती है ऑटर की। तो स्मूथ कोटेड ऑटर के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। ये हमारे जंगलों में काफी पाए जाते हैं स्मूथ कोटेड ऑटर। इनका कोट बहुत ही स्मूथ होता है। ओके। और ये पानी के आसपास पाए जाते हैं, जहाँ पे भी बड़ी नदियां है या बड़े वाटर बॉडीज है, या जंगलों में जहाँ काफी बड़े लेक्स है, उनके आसपास ये पाए जाते हैं। झुंडों में रहने वाला जानवर है। और इनका जैसा कि पूरा पता है, इनका पानी पानी पे डिपेंड है पूरा लाइफ। ये करेक्ट। रहते पानी में है, खेलते पानी में है, पानी के पास ही ब्रीड करते हैं। इनके घर पानी में, पानी के पास ही होते हैं, जिनके एंट्रेंस पानी में होते हैं। यानी उनके अगर जो घर होते हैं वो जमीन पे भी होते हैं। और कई जो हमने शूटिंग की है मैंने ये। और इनका जैसा कि मेन प्रे है, ये फिश है।
फिश ज्यादा खाते हैं। तो और झुंड में ये करते हैं, झुंड में शिकार करते हैं, घेर के मारते हैं मच्छियों को। उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है, इकट्ठा अटैक करते हैं, मछलियों को झुंड में घेर लेते हैं और फिर शिकार करते हैं। और इनके जैसे मैंने बताया कि इनका जो घर होता है उसका एंट्रेंस पानी के अंदर होता है या पानी के पास होता है कहीं, कि इमरजेंसी के टाइम अगर ये एस्केप करना चाहे तो इमीडिएटली भाग सकते हैं अपने घरों में। इसलिए घर भी ऐसे बनते हैं इनके कि पानी के बहुत नजदीक हो, हालांकि ये जमीन पे चल सकते हैं। मुजफ्फर, आपको याद होगा कि हमने कई बार मानस में ऑटर्स देखे जो रात में हमें रोड पे दिखे थे। सही बात है, रोड क्रॉस करते हुए दिखे थे, मानस में दिखे थे और रोड क्रॉस काजीरंगा में भी करते दिखे हुए, थे। बिल्कुल बिल्कुल। रात में जीप लाइट में हम जब रात में लौटते थे तो जीप के लाइट में हमने देखे कई बार ये ऑटोर्स को रोड क्रॉस करते हुए। तो सही बात। ये रोड पे भी चलते हैं, जंगलों में भी चल सकते हैं, लेकिन इनका ज्यादातर लाइफ पानी में। और ये बहुत प्लेफुल जानवर होते हैं, बहुत ही खेलते हैं एक दूसरे के साथ। जब इनका खाना वगैरह निपट जाता है तो ये ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं, सोशल रहते हैं, सोशल एनिमल है। और बहुत ज्यादा खेलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का पीछा करना, एक दूसरे के पीछे भागना, ये इनका सोशल एक्टिविटी चलती रहती है। उल्टा तैरते हैं पीठ पे, जिसको हम बैक स्ट्रोक बोलते हैं जी। पर्टिकुलरली जब मछली आते हैं तो जैसे कि सामने के पंजे में मछली पकड़ के खाते हैं, तो बहुत बार इनको उल्टा लेटा हुआ देखा गया है पानी पे, पीठ के बल, और उल्टा बैक स्ट्रोक करते हुए ये मछलियां खाते हैं। और इनकी सबसे खूबसूरत जो मुझे याद है इसकी, अनामलाई की, वहां एक बड़ी वाटर बॉडी थी जंगल में। और जब हम वहां से एलिफेंट कैंप की तरफ जाते थे, हमारे जो रेस्ट हाउस थे वहां से एलिफेंट कैंप की तरफ हम लोग जाते थे, तो बीच में वाटर बॉडी पड़ती थी। और अर्ली मॉर्निंग जब हम जाते थे तो हमें 100% वाटर का झुंड मिल जाता था। और हम लोग तकरीबन 7 बार थे वो कैंप के सिलसिले में। तो ये ऑटर्स को हमारी आदत पड़ चुकी थी कि ये लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं वो वाटर बॉडी के पास से। तो वो हमारी तरफ देखे दूर से, यानी 50 फीट का डिस्टेंस होता, तो उससे सर निकाल के सब ऐसे पानी में ऐसे खड़े हो जाते थे, हम हमें देख के सर बाहर निकालते थे सब। और हमारी यहाँ तरफ देख के वो बहुत प्यारा ये होता था सीन, कि एकदम एक 12, 15, 30, 40 ऑटर्स आपकी तरफ देख रहे इकट्ठा, सर बाहर निकाल के पानी के ऊपर। और सबसे खासियत ये लगी मुझे कि वो सिटी जैसा एक आवाज देते थे हमें देख के, विजलिंग, एक अलग की विजलिंग होती है वो विजलिंग वो करते थे हमें देख के। तो बहुत ही, यानी हमें बहुत ही प्यारा लगता था और बहुत अच्छा लगता था वो जानवरों को देख के। और मैं वही बोलता हूँ कि जंगलों में जो भी जानवर है, सबको टाइगर बहुत प्यारा है, किसी को कोई जानवर पसंद है, लेकिन मुझे ऑटर्स बहुत पसंद है। यानी मैं जहां जाता हूँ, अगर मुझे पता है कि वहाँ ऑटर्स है, तो मैं मेरा समय उस पे उन पे ऑब्जर्व करने में बहुत ज्यादा समय लगा देता हूँ। फिर उनकी जो एक्टिविटीज है, और उसमें मजा आता है उनकी एक्टिविटीज देखने में। और ये एक्चुअली मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, क्योंकि हमने काजीरंगा में काफी टाइम बिताया ईस्टर्न जोन में। जब हम गए थे राइट, तो ईस्टर्न राइट, जोन में राइट। हमने शायद 1-1.5 घंटा एक फैमिली को ऑब्जर्व करते हुए वहाँ बिताया। वहाँ बहुत बड़े झुंड है वहाँ ऑटर्स के, हाँ, ब्रह्मपुत्र में। और शायद ऑटर्स को कुछ कुछ फिशरमैन भी यूज करते हैं सर, फिश पकड़ने के राइट, लिए। राइट। उन्हें वेस्ट ट्रेनिंग दिया बंगाल जाता में है। या बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश में उनको पालते हैं लोग। यानी एक अगर बोट है, वो बोट पे अगर 4-5 फिशरमैन है, तो हर एक के पास 2-2, 3-3 ऑटर्स होते हैं, जो घर में पेट की तरह रखते हैं। और उसकी टेक्निक ये है कि उसके गले में एक फंदा बंधा होता है, और वो उसको जहां फिश है वहां पानी में उतार देते हैं। और जैसे उसने फिश पकड़ा, वो फंदे को वो झटका देके कस देते हैं। कसने का उसका तात्पर्य ये होता है कि वो उसको निगले ना या खाए ना उसको। तो उसको, वो जो गले में का फंदा है, वो कसने के बाद वो उसको निगल नहीं सकता या खा नहीं सकता। फिर वो उसको बोट पे बुला लेते, खींच लेते उसको बोट पे, और वो मुंह से वो ये मछली निकाल लेते। इस तरह एक ऑटर दिन के लिए कभी कभी 1 किलो, 2 किलो, कभी 5 किलो तक मछली पकड़ देता है। तो इससे उनका गुजारा चलता है। फिर उसको वो खाने के लिए उसको फीड भी करते हैं। उसने अगर थोड़ी मछली पकड़ी तो थोड़ा खिलाते, फिर और थोड़ा सा, यानी वो भूख कंप्लीट, यानी वो भूखा रखते, जिससे वो बार बार पका रहे। अगर उसका पेट भर उसको किया तो वो काम ही नहीं करेगा, तो इसलिए उसको पूरा खिलाते नहीं, भूखा रख के उससे काम लेते हैं। आदमी इंसान क्या करेंगे और किससे क्या काम लेगा, ये बोल नहीं सकते। सही बात है सर, और ये एक्चुअली बहुत सैड बात है, सैड चीज है, बट क्या ही कर सकते हैं। सर नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले थे, जहां पे हम पिछले बार रुक गए थे, और शायद जो आपका एक बहुत, आपका नहीं मेरा भी बहुत जो फेवरेट जगह है, वो है नावेगांव, जो नागजीरा से बहुत करीब है। और ये काफी अनएक्सप्लोर्ड है, हालांकि हमारे लिए काफी अनएक्सप्लोर्ड है, आपने काफी एक्सप्लोर कर रखा है हाँ, इसको। तो आपने बस टच बेस किया था लास्ट टाइम, आपने बस बोलते बोलते ये बताया था कि आपने आपने नावेगांव काफी घूमा है,
और वहां पे कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आज तक शायद ज्यादा लोग गए नहीं है। सो आप वहां बिल्कुल पे बिल्कुल। वहां की या उस जगह की इंफॉर्मेशन दे सकते हो, क्योंकि हमने आपसे किस्से तो काफी सुन लिए, पर हमें जगह की इंफॉर्मेशन जानने में काफी रुचि है कि ऐसा ये क्या प्यारा जंगल है जिसमें क्या क्या और सीक्रेट छुपी है और क्या क्या और रहस्य छुपे हैं। नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी सभी को पता होगा कि वो जो टाइगर प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर हुए महाराष्ट्र में, उसमें एक प्रोजेक्ट टाइगर नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व है। पहले नवेगांव नेशनल पार्क था, अभी टाइगर रिजर्व भी बन गया है। नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अभी दोनों को इकट्ठा करके नवेगांव और नागजीरा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, टाइगर सही बात है। प्रोजेक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, जब हम नागपुर की तरफ है नेशनल हाईवे नंबर 6, उसपे से हम नागपुर से भंडारा की तरफ निकलते हैं, भंडारा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। सो भंडारा से आगे जब निकलते हैं तो साकोली गांव पड़ता है। तो साकोली गांव से एंटर होने के पहले ही, साकोली गांव एंटर होने के पहले ही एक रोड राइट साइड में जाता है, वो नवेगांव नेशनल पार्क की तरफ जाता है। वो पहला ही रोड जो साकोली एंटर करने के पहले लगता है, वो राइट साइड में नवेगांव की तरफ जाता है। और सामने जाने के बाद बस स्टैंड के पहले जो लेफ्ट साइड में जाता है, वो नागजीरा की तरफ जाता है। यानी हम ऐसे ये कह सकते हैं कि साकोली के राइट साइड में नवेगांव है, राइट साइड में नागजीरा है। तो नागजीरा बहुत लोग जाते हैं, क्योंकि आज भी फैसिलिटी मिल जाती है कि आप कोर एरिया में रह सकते हैं जाके। हालांकि नवेगांव में भी से या जो भी उनकी जो डॉर्मेटरीज वगैरह बनी है, वो सब तालाब के किनारे पे है। नवेगांव जो तालाब है, जो सबसे बड़ा तालाब है का, उसके किनारे पे ये बना है। और वहां से जंगल थोड़ा दूर पड़ता है। यानी अगर आपको जंगलों में जाना है सफारी के लिए, तो आपको तकरीबन एक 15-20 मिनट का ड्राइव करना पड़ता है वहां से जंगल में जाने के लिए। तो वहां आजू बाजू में काफी सारे फॉरेस्ट के क्वार्टर्स बने हैं, लोग रहते हैं, बाजू में गांव है। तो उससे मोहरली जैसा हो गया, ताड़ोबा का जो मोहरली है, कि वो फीलिंग नहीं आ पाता जो नागजीरा में जंगलों में रहने का फीलिंग आता है, वहां पे जो लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं। तो इसलिए नवेगांव बांध ज्यादा लोग जाते नहीं है। और दूसरा कैसा है कि नवेगांव बांध थोड़ा टूरिस्ट के हिसाब से भी बहुत ही यानी अनएक्सप्लोर्ड रहा है, क्योंकि वहाँ साइटिंग बहुत कम होती है, जंगल बहुत ज्यादा घना है। रोड जो नेटवर्क है वो काफी अच्छा है, लेकिन जो साइटिंग का जो वहाँ जो प्रपोर्शनेट में मैं बोल सकता हूँ, तो नागजीरा के मुकाबले साइटिंग बहुत कम है वहां पे। लेकिन जंगल बहुत ज्यादा घना है, एक वो भी वजह हो सकती है। और दूसरा, वहाँ काफी सारे पहाड़ बने हुए, पहाड़ी एरिया बहुत ज्यादा है नागजीरा के मुकाबले में। यानी जिसको हम पैसेजेस बोलते हैं, खिंड बोलते हैं, कि दोनों साइड से खड़े पहाड़ काट के बीच में से जो रास्ते बने, ऐसे काफी पोर्शन नागजीरा में है, नवेगांव में है। तो उस वजह से क्या होता है कि वहां लोग ज्यादा जाते नहीं है। लेकिन हालांकि मैं नवेगांव में बहुत घुमा हूँ। 1995 के बाद में मैंने काफी वहां एक्सप्लोर किया है। मिस्टर गरड करके हमारे दोस्त है, जीपी गरड, गणपति गरड, जो वहाँ एसीएफ थे। तो जब वो वहां थे तो हम लोग वहां काफी जाते थे, काफी वहां घूमे। और वहां के जो जो ये है मालगुजार, यानी जिसको वहां के जमींदार बोलते हैं, बहुत फेमस वहां के जो शख्स रह चुके हैं, माधवराव पाटिल डोरवार, जो वहां के जमींदार रह चुके हैं, जिनको विदर्भ का जिम कॉर्बेट बोलते हैं। हाँ, ये क्योंकि तो काफी उन्होंने फेमस वहां के कुछ पर्सनालिटी मैन है। ईटर्स को मार के लोगों को निजात दिलाई थी, मैन ईटर्स के जो प्रॉब्लम है उससे। तो हाँ। उनको वहां का जिम कॉर्बेट बोला जाता है, माधवराव जी पाटिल को। उनके जो बेटे हैं दादा पाटिल, श्रीनिवास पाटिल, तो उनसे थोड़े हमारी घरेलू ये थी, जान पहचान थी। तो हम उनके जो वहां पे घर बनाए धाबे पवनी में, वहां पे भी जाके उनके वाड़े पे हम, बड़ा बहुत बड़ा ये था, बाड़ा था, उन पे रहते थे वहां जाके हम जंगलों में। वहां से एक गेट निकलता है नवेगांव का। तो उनके साथ भी हम जंगलों में घूमे हैं, माधवराव जी के साथ भी घूमे हैं। उनके जो बेटे हैं और उनके जो नाती है भीमसेन, उनके साथ भी हम एक दो बार गए हैं जंगलों में, गरट साहब के साथ। तो वहां पे माधव जरी करके बना हुआ है, जहाँ टाइगर पानी पीने आता था। और मारुति चितमपल्ली की जिन्होंने किताबें पढ़ी है, मारुति चितमपल्ली सर की, उसमें उन्होंने काफी मेंशन कर रखा है मोर नाची। ये मोर नाची क्या है? यहाँ मोर नाची का मतलब यह है कि यहाँ जब मानसून से पहले, जब मानसून आने के पहले पिकॉक का जब ब्रीडिंग सीजन होता है, तो उसमें जो मेल होता है वो फीमेल को रिझाने के लिए डांस करता है, अपने पूरे फेदर ये करके फैला के, जो पिकॉक, फेमस पिकॉक डांस होता है। तो मारुति चितमपल्ली जी ने जो इस पे एक्सप्लेन किया है कि वो जगह पे एट ए टाइम 50, 60, 60, 70 तक मोर इकट्ठा होते थे।
और वहां डांस करते थे इकट्ठा होके। पी हेंस को इजाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने को डांस करते थे, और वो एक कम्युनिटी गैदरिंग होता था पीकॉक्स का। तो वो इसलिए उसको मोर नाची बोलते हैं कि मोर वहां आके नाचते हैं, इसलिए मोर नाची। दूसरे एरिया के बारे में उन्होंने लिखा है गिधाड़ टापू। गिधाड़ यानी वल्चर। सबको पता है कि नवेगांव नागजीरा में, नवेगांव में काफी वल्चर्स पाए जाते थे, अभी भी मिलते हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होते थे। हमारा जो व्हाइट बैक वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर है, या लॉन्ग बिल्ड है, ये सभी वहां स्पीसीज मिलती थी तब। तो वो वहां पे घोंसले बनाते थे वल्चर्स, वहां रहते थे, इसलिए उसको गिधाड़ टापू बोलते हैं। कि वहां काफी बड़ी तादाद में गिधाड़ों की बस्ती थी, वल्चर्स की बस्ती थी, इसलिए उसको गिधाड़ टापू बोलते हैं। और कुछ कुछ चीजों, ये मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं गया था 87 में, 95 में, उस वक्त तक वहां पे नक्सलाइट एक्टिविटीज का थोड़ा बहुत ये था, वहां पे साया था। नक्सलाइट एक्टिविटीज वहां होती थी, वहां की पर्टिकुलर कुछ गांव में जहां हमने महसूस किया। मैं एक दो गांव में जाके भी आया हूँ जहाँ नक्सलाइट रहते हैं, ऐसे पुलिस बोलते थे। वहां एक दो बार मैं खुद जाके आ चुका हूँ, मेरी फैमिली साथ में थी। उन लोगों से हमने बात की है, वो जो लोग वहां रहते हैं जिनको नक्सलाइट्स बोला जाता था, जो एरिया में नक्सलाइट्स होते थे, वहां जाके मैं हमारे दोस्तों को ये बोलना चाहूंगा कि नक्सलाइट से हमने फेस टू फेस भी बात की है। हम हमसे मिले हैं, हमारे सामने बैठ के उन्होंने बात की, हमने उनको बाकायदा बताया था एक दो बार की नक्सलाइट कैसे होते हैं, वो हमें देखना था कि कौन नक्सलाइट्स है एक्चुअली, कौन लोग है जो नक्सलाइट्स को सपोर्ट करते हैं या नक्सलाइट मूवमेंट के साथ जो जुड़े हुए हैं। तो एक बार तो हमें ताड़ोबा में भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि ऐसे कुछ लोगों से हम मिले थे, उनसे बात की थी हमने। तो ऐसा ही एक्टिविटीज उस वक्त ये एरिया में भी चलता था, तो लोग डरते थे नौगांव जाने के लिए। लेकिन हम लोग काफी घूमे, हमने काफी देखा। जैसे मैंने आपको बोला था, माधवराव पाटिल जी का वहां थी, उनका जो मड़ा था, वहां पे जाने के लिए एक नदी क्रॉस करनी पड़ती थी, गाड़वी नदी। तो मैंने आपको बताया था, एक बार हम, वो मेरी बड़ी जो मेरे पास बड़ी जो जीप थी, पिजो जीप 15 सीटर वाली, वो जिले जीप लेके एक बार हम घुस गए थे वहां, वो जंगलों में, वो नदी में से निकल गए थे। तो हमने एक फैमिली को देखा था, 4 लोग थे, मियाँ बीबी और 2 बच्चे। और वो छालनी से कुछ रेती छान रहे थे। तो जैसे मैंने बोला, अंडरग्राउंड करंट निकल रहा था वो नदी में। तो वहां वो बैठ के वो छान रहे थे, उसमें से उन्होंने हमें कुछ गोल्डन ये पार्टिकल्स निकाल के दिखाए थे, 2। तो वहां से सोना मिलता था वो नदी के पानी में। 95 की बात कर रहा हूँ मैं। तो फॉरेस्ट है। और वहां पे भी मैंने एक इंसिडेंस ऐसा देखा है, एक बार हम जंगलों में घूम रहे थे, तो रात होने को आ रही थी, सूरज डूब चुका था, हम जंगल के बाहर निकल रहे थे। तो जीप के लाइट्स में एक बिल्ली देखी पहले हमने, वाइल्ड कैट बैठी हुई थी। तो ड्राइवर भी अलर्ट हो गया, हम भी अलर्ट हो गया, अरे सामने बिल्ली है, जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली है। तो जैसे ही गाड़ी नजदीक पहुंचे, वो उठ के खड़ी हो गई। तो हमने देखा कि उसने एक खरगोश को दबोच रखा है, ग्रे हेयर को पकड़ रखा है, जंगल हेयर को। उसने उसको दबोच रखा है, ग्रे हेयर को, और पकड़ के रखा था उसने उसको, यानी शिकार की थी उसकी। लेकिन जैसे ही गाड़ी नजदीक पहुंची, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, और वो खरगोश छूटा उसके पंजे से, और रो पे भागने लग गया। तो वो भी उसके पीछे दौड़ी, तो ड्राइवर ने भी गाड़ी पीछे ले ली। तो जैसे उसने देखा कि गाड़ी पीछे आ रही, वो बाजू के झाड़ी में घुस गई। और फिर वो खरगोश हमारी गाड़ी के सामने कुछ मीटर्स तक दौड़ता रहा, यानी तकरीबन एक मिनट तो हमारी गाड़ी के पीछे ही, सामने ही भाग रहा था। तो बहुत से मेरे माँ थी मेरे साथ, मेरे फैमिली थी, सबको बच्चे थे साथ में, तो उनको अच्छा लगा। हाँ सर, बच गया बच गया। मैं बोला, बचा नहीं गया, वो बिल्ली नजदीक से कैसे उसको फॉलो कर रही होंगी, झाड़ियों में से, वो छोड़ेंगे नहीं इतना ना पकड़ा हुआ शिकार। वो हमारे हटने के बाद इसको वापस पकड़ लेंगी। हमको दिख नहीं रही भला अभी वो जंगलों में कहीं से आ रही है, क्योंकि हम रोड पे चल रहे हैं, लेकिन वो जरूर फॉलो कर रही होंगी वो खरगोश को झाड़ियों में से, और वो बाद में आके उसको जरूर पकड़ लेंगी। तो और दूसरा एक तो किस्सा मुझे अभी भी याद है कि नवेगांव में इतना वाइल्ड ये था कि लोग घूमते नहीं थे, सफारी होती नहीं थी, और गाड़ियां घूमती नहीं थी। तो वो जानवरों को, जो हिरन है वहां के, उनको आदत नहीं थी ये गाड़ियों की और उसकी लाइट की, उनको जजमेंट नहीं होता था कि गाड़ी कितनी दूर है। तो एक दो बार हमने देखा है कि एक हिरन, बड़ा वाला हिरन सांबर था, एक जीप हेडलाइट लगा के आती हुई जीप से, उसको जजमेंट गलत हो गया, रोड क्रॉस करते हुए वो जीप से ही जाके टकरा दिया सीधा। ऐसे भी कुछ वाकयात हमने वहां देखे हैं। तो इससे ये तो है कि नागजीरा बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सप्लोर किया है, नवेगांव अभी तक एक्सप्लोर हुआ नहीं है, और वहाँ काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। और ऐसा कुछ वाइल्ड लाइफ वहाँ है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो कि जो अभी तक कैमरे के सामने या हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या हमारे इसके सामने ना आया हो, साइंस के सामने। ऐसा भी कुछ हो सकता है वहां पे, क्योंकि बहुत ही यानी मिस्टीरियस फॉरेस्ट है। जब इसको रहस्यमय बोलते हैं हम,
रहस्यमय और मिस्टीरियस फॉरेस्ट है नवेगांव का। सर तो अगले ट्रिप अगर लॉकडाउन के बाद उठेगी तो होपफुली हम नावेगांव ही चलेंगे। जहाँ नहीं हुआ है कुआर यानी वर्जिन वर्जिन फॉरेस्ट कि वहाँ ये करते हैं, तो वैसा एरिया अभी भी वहां है। तो मैं तो बोलूंगा जिनको जंगलों में घूमने का शौक है, जिनको सचमुच कुछ देखना है, एक्सप्लोर करना है, ऐसे एरिया में एक्सप्लोर करो कि जहां आपको पता नहीं कि नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट टर्न पे आपको क्या देखने को मिलता है। या ऐसी ये करो कि कौन सा न जाने कौन सा बर्ड या कौन सा जानवर आप देखे। सही बात है सर। और शायद हाँ, इसीलिए हम ऐसे ऐसे जंगलों में जाते हैं। उसी में है। हाँ? शायद हम इसीलिए ऐसे जंगलों में जाते हैं, शायद हम इसीलिए अगली बार नॉर्थ ईस्ट या नहीं, शायद मैं नावेगांव का तो ही मुझे प्लान तो करेंगे। यही करता हूँ कि मैं ऐसी जगह पे जाना पसंद करता हूँ कि जहाँ कोई जाता नहीं है, जहाँ भीड़ भाड़ न हो, जहाँ बिल्कुल शांति हो, जहाँ सुकून से घूम सके, सुकून से ऑब्जर्व कर सके। ऐसी जगह मुझे पसंद है, तो मैं ऐसी जगह पे ही जाना ये करता हूँ, पसंद करता हूँ। और आपके इसी शौक ने मुझे मानस से मिलवाया था, है कि नहीं? हाँ हाँ आप हाँ शायद आप ही की ये थी जिसके वजह से हमने मानस, हम पहली बार मानस गए थे काजीरंगा के बाद, क्योंकि मुझे अभी भी याद है काजीरंगा जब हम गए थे हमने सोचा था कि उसके बाद हम पक्के टाइगर रिजर्व जाएंगे, पर आपने जबरदस्ती करके मुझे बोला था कि पक्के वक्के नहीं जाएंगे, हम मानस जाएंगे। और उसके बाद से हम शायद हाँ हर हाँ साल मानस जाते हैं। हाँ। मानस की खासियत ही वही है मुजफ्फर, क्योंकि हम जब अंदर रहते आपने देखा होगा कि यस। कई जगह तो हमारी जीप के अलावा कोई होता ही नहीं है। हाँ, और कई ऐसे तो जानवर है वहां पे जो जहाँ जो आज तक शायद किसी ने देखे नहीं, शायद उनको भी पता नहीं है कि वहां पे है। हाँ हाँ हाँ। तो वही मैं लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, आप जंगलों में घूमते हैं, आपको शौक है, आप घूम रहे हो, मजा आ रहा है, लेकिन क्या होता है कि कुछ स्पेसेस ऐसी है, कुछ जगह ऐसी है कि जो आपको चौंका देती है, और फिर आपको पता चलता है कि अरे यहाँ तो ये इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, तो हमको पता ही नहीं था ये। सही बात है। और हाँ जंगल हमेशा सिर्फ टाइगर नहीं होता, जंगल में बाकी बहुत कुछ होता है देखने के लिए। हाँ, वो तो है। ठीक है सर, एक्चुअली शायद ये आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। और समाप्त करने से पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है या किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली कावेरी जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, हाँ हाँ व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ट्रांसलोकेटिंग टाइगर्स एज पर रिसेंट डिसीजन बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र? इट्स गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स बट इज इट गुड फॉर टाइगर्स? हाँ। अभी जो इन्होंने ये पूछा है, जो ये लास्ट आपने बताया जो वाकया, इट इज गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बिल्कुल। ओके। ओके। ये जो है ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए हो रहा है और ह्यूमन बीइंग्स के कारण होता ही है। क्योंकि ओके। कैसे कि जो शिफ्ट करने का जो ये हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? कि वो बहुत ज्यादा हो गए, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, एक रीजन है वो। लेकिन कैसा है कि अगर बहुत ज्यादा ये हो जाता है, पॉपुलेशन हो जाता है, तो नेचुरली भी उस पर इफेक्ट होता ही है ना, कि जो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट है वो दूसरों को भगा देता है। सही बात वो है। अपने आप ही वहां से निकल जाते हैं, दूसरे एरिया में चले जाते हैं, या बफर में जाते हैं, या फिर वो और कहीं चले जाते हैं, सही दूसरे बात है। जंगलों में, रिजर्व फॉरेस्ट में जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि आज आदमी हर जगह पहुंच गया है। आदमी यानी हमारे बहुत बार तो हम बोलते हैं कि जंगलों में जानवर कम और आदमी ज्यादा हो गए हैं, उनकी एक्टिविटी ज्यादा हो गई है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहे हैं कि ठीक है आपके गांव में टाइगर आ रहा है, तो उसकी कोई वजह है। तो वजह क्या हो सकती है? वजह तो यही है ना कि उसको आपने जगह ही नहीं छोड़ी है। उसने आपने उनको इतनी जगह नहीं छोड़ी है, इतना प्रे नहीं छोड़ा है कि वो सरवाइव कर सके, सभी सभी सरवाइव कर सके, आराम से सरवाइव कर सके। कोई भी टाइगर कोई अपना जंगल छोड़ के बाहर क्यों जाता है, क्यों घूमता है इतना ज्यादा? तो क्योंकि उसके पीछे दो तीन ही रीजन हो सकते हैं। एक तो मेट के लिए घूमता है टाइगर, मेटिंग के टाइम में, या फिर कोई मजबूरी होती है, डोमिनेंट मेल या कोई उसको भगा देता है वहां से, प्रे नहीं मिल रहा है, उस वजह से वो ये करता है। ऐसे टाइम में अगर आपकी बस्ती में आ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि अभी एक टाइगर कैप्चर किया बीच में, 5 लोगों को मारा था उसने, गोरेवाड़ा शिफ्ट किया है उसको, तो ठीक है, उसको तो आदमियों को तो निजात मिल गई, लेकिन एक टाइगर आज आपने बंद करके रख दिया,
तो ये जो हो रहा है ये आदमियों की सहूलियत के लिए हो रहा है, आदमियों के लिए हो रहा है। और ये नेचुरल जो ये होता है, बैलेंस होता है, जंगल का जो रूल है, जो कानून है, उसके खिलाफ है। ये तो मैं बिल्कुल साफ साफ कहूंगा कि ये इसके खिलाफ है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन ये मजबूरी में हो रहा है। आपके पास आज इतनी जगह नहीं है कि आप टाइगर्स को, उतने टाइगर्स को, अभी जो मैंने कोलसा में जो प्रोजेक्ट किया था 4 या 5 साल, 2007-8 से जो प्रोजेक्ट किया था, वहां 10 तक जो मैंने काम किया था, उसका टाइटल ही यही था, ओवर पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन सम पीएज, यानी प्रोटेक्टेड एरियाज, ओवर पॉपुलेशन। तो मेरे को कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि सर आप ओवर पॉपुलेशन बोल रहे हैं जबकि टाइगर्स कम हो रहे हैं। तो मैंने बोला भैया पूरा टाइटल पढ़ ले, ओवर पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन सम प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया की कैपेसिटी जितनी है उससे ज्यादा वहां टाइगर्स का नंबर बढ़ गया है। अभी ये ज्यादा नंबर जब बढ़ता है तो क्या होता है कि एक तो उनका आपस में फिर ये होता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, प्रे का जो होता है वो बंटवारा ज्यादा हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, एक तो मर जाते हैं आपस में झगड़ के, या बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वो ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ आ गए, कुछ खाने को नहीं मिला, आदमी को ही मार लिया, उसके गाय भैंस को मार लिया। उससे आदमी नाखुश हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है कि इसको भाई पकड़ो, इसको मार डालो। तो फिर दूसरा, और अभी जो डिसीजन हुआ है उसका रीजन यही है कि अभी ये सोचा जा रहा है कि चलो भाई इतने इतने बढ़ गए हैं, और 50-60 बच्चे ज्यादा होने वाले हैं, तो क्या कर सकते हैं, फिर तो और बढ़ेंगे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, तो उससे अच्छा है कि 50 को शिफ्ट ही कर दे। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। इसके बहुत गंभीर परिणाम मैंने 2003 में देखे जब मैं वार्डन था। ऐसे ही जुन्नर जो ये है हमारा, जहाँ लेपर्ड्स हमारे रखे जाते हैं जुन्नर में, वहां से 2 लेपर्ड्स लाके हमारे यावल सेंचुरी में छोड़े थे। बाहर के लेपर्ड्स थे, उनके लिए हैबिटेट नया था, उनको यहाँ का टोपोग्राफी पता नहीं था, उनको यहाँ का जंगल पता नहीं था, यहाँ के प्रे के बारे में उनको पता नहीं था, कौन सा प्रे है, कौन सी वाटर होल से उनको पता नहीं था। इसलिए छोड़ने के बाद कुछ दिनों तक तो उन्होंने आजू बाजू के जो गांव थे वहां के कुत्ते पकड़ के खाए। लेकिन जब कुत्ते भी खत्म हो गए तो फिर उन्होंने वहां की बकरी और छोटे छोटे भेड़ मारने चालू कर दिए। लोग अलर्ट हो गए, लोगों ने जानवरों को घरों में बंद करना शुरू कर दिया। जब जानवर भी मिलना खत्म हो गए तो उन्होंने 3 लड़कों को मार डाला, कॉलेज के 3 लड़कों को मार डाला। 3 ये हो गए, ह्यूमन किलिंग्स हो गए एक पाल नाम के गांव के पास। तो फिर हमें मजबूरी में वो पेड़ को पकड़ना पड़ा, मेल फीमेल को हमने पकड़ के रखा, पकड़ा उनको फिर। तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस है जो आप शिफ्टिंग करते हो। तो शिफ्टिंग अगर सोच समझ के नहीं किया, उससे तो अच्छा है कि आप कनेक्टिविटी बढ़ाओ। जो कॉरिडोर्स है, जो फॉरेस्ट पैचेस है, उनके बीच की कनेक्टिविटी बढ़ाओ, फॉरेस्ट पैचेस की नंबर्स बढ़ाओ, उनको आने जाने का रास्ता आप ये कराओ। जैसा अब अभी हम डिमांड कर रहे हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो खानदेश है, नॉर्थ महाराष्ट्र है, हमारा जो मुक्ताई भवानी कंजर्वेशन जोन है, या हमारी यावल सेंचुरी है जो आगे जाके गुजरात में मिल जाती है, शूल पांडेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक जाता है, और हमारा कनेक्ट है मेलघाट में अंबा बरुआ बफर तक। तो हम बोल रहे हैं इसको आप एक अच्छा कॉरिडोर बनाओ जिससे पेंच का निकला हुआ टाइगर मेलघाट से होते हुए वहां जलगांव, तोरणमाल, नंदुरबार करते हुए गुजरात तक जाए, और गुजरात से जो पिंपलगांव जो है, पिंपलनेर से होके वो सह्याद्री में चला जाए, सीधा केरला तक जा सके। अगर ऐसी कनेक्टिविटी रही पूरे कंट्री में, तो फिर एक जगह से जो ज्यादा नंबर बढ़ गया है इसका टाइगर्स का, वो शिफ्ट हो सकता है दूसरी जगह, जा सकता है दूसरी जगह। अभी भी जाते हैं, नो डाउट अभी भी जा रहे हैं, हमने फॉलो किया है, उनको मॉनिटर किया है। वो उनको ये नहीं सोचते कि ये शहर है या गांव है, वो खेतों में से निकल जाते हैं, रस्तों पर से चल लेते हैं, रेलवे ट्रैक्स पे निकल जाते हैं, निकलते हैं वो, लेकिन उसमें उनको खतरा है, जान को खतरा है उनकी। गाड़ी के नीचे आके मर गए, किसी गाड़ी ने ठोक दिया, किसी ट्रेन के नीचे आके कट गए। एलिफेंट्स माइग्रेट कर रहे, बाइसन्स माइग्रेट कर रहे, टाइगर्स माइग्रेट कर रहे, उनको सेफ एनवायरनमेंट और सेफ पैसेज चाहिए। ये इसका ये है, उसका सोल्यूशन है कि आप जंगलों की कनेक्टिविटी बढ़ाओ, जंगलों के आपस की कनेक्टिविटी बढ़ाओ, ना कि उनको शिफ्ट करो। और यही है शायद, जंगल बढ़ाओ। आई थिंक दैट्स जंगल द वे। बढ़ाओ, जंगल बचाओ मुजफ्फर, जंगल बढ़ाओ से जो जंगल रहा बढ़ाओ। अभी जो ये है, जंगल जो है इंटैक्ट है, उसको बचाओ, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हो उल्टा रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और अभी जो अभी ये हो रहा है पेंडेमिक, इसमें जो चाइना से कंपनियां निकल के आने वाली है, उनको वेलकम करने के लिए अभी इतनी सारी छूट दी जा रही है पॉलिसीज में। जैसा कि आप सब जानते हैं, फॉरेन हमारा जो फॉरेस्ट पॉलिसी है
उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, अलग अलग कायदे कानून को डाइल्यूट किया जा रहा है, जंगलों को काट के इंडस्ट्रीज को वहां ये करना, कारपेट रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। तो ये भविष्य में और खतरनाक होने वाला है। सर यही हम होप कर सकते हैं, और शायद हम में से हम सब लोग शायद हर छोटी छोटी चीजें करके जंगल बचा सकते हैं, बस नहीं, शायद। हम कर सकते हैं, हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हमारी गवर्नमेंट है, हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट है, हमारा जो बात है उन तक पहुंचाना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, सरकार सही तक बात ये है। पहुंचाना चाहिए। हमारे लोग बैठे वहां पे, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट यानी कोई बहुत यानी राजा सिंहासन पे बैठा है, वो हमारे में से ही, हमारे ही चुने हुए नुमाइंदे हैं। सही उन बात तक है। हमारी बात पहुंचाने का और इफेक्टिवली पहुंचाना चाहिए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट से। सही बात है। सर हाँ, कावेरी ने और एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, हाँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अ टाइगर रिजर्व? You mentioned that नहीं, Navegao was a national park first, but now it is part of Navegao Nagzara Tiger Reserve. So what has changed? राइट 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 राइट। देखो कावेरी, इसमें क्या होता है कि अलग अलग ये होते हैं हमारे यहाँ जो स्टेटस बोलते हैं, दर्जा, अलग अलग तरह का दर्जा होता है। कि जैसे अभी हमारे इसमें कि खेड़ा है, विलेज है, विलेज के बाद टाउन हो गया, टाउन हो गया, सिटी हो गई, फिर बड़ा ये हो गया, गांव ये हो गया बहुत बड़ा, जैसे ये बोलते Metro City. हैं मेट्रो हो गया। तो जैसे है वैसा ही ये अलग अलग दर्जा है। फॉरेस्ट है, फिर उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट आता है, फिर रिजर्व फॉरेस्ट को ही एक दर्जा देके उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही कुछ को नेशनल पार्क बनाया जाता है, और उसमें से ही कुछ एरिया छाट के उसको टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। तो ये जो अलग अलग दर्जा दिया जाता है उसको अलग अलग कानूनी उसको ये प्रोवाइड होते हैं, जो सहूलत है सहूलियत और जो सहूलियत होती है, या उसको प्रोटेक्शन ये होता है कि कैसा प्रोटेक्शन उसको देना है। जैसे टाइगर रिजर्व को टाइगर एंटी टाइगर पोचिंग यूनिट्स होते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे आर्म्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इनको अलग अलग ये तरह से इनको ये करके बांट के इनको अलग अलग दर्जा और अलग अलग ये दी जाती है सहूलियतें। फंड्स उसी तरह मिलते हैं, नेशनल पार्क को फंड्स अलग से मिलते हैं, सेंचुरी को अलग मिलते हैं, टाइगर रिजर्व को अलग मिलते हैं। वहां स्टाफ उसी तरह से डिप्लॉय किया जाता है। एक्सपर्ट्स जो कहा जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स होते हैं, या वाइल्ड लाइफ जो स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ, कुछ उसकी तरफ दिए जाते हैं, कुछ टेरिटोरियल की तरफ होते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग ये है जो बांटा जाता है अलग अलग, इसमें उसको कानूनी भी अलग अलग उसको ये प्राप्त है प्रावधान। okay. सर संपन्ना ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर व्हेन आई हैड बीन टू जंगल सफारी विद यू अराउंड 2004, I guess maybe Navegao Nagzira, you had told that the direction of bear can be determined by direction of wind. So डेफिनेटली can you please tell about it? Actually शायद ये आपने कवर किया है पिछले बार, बट मैंने जिन्होंने बोला था, ज्वाइन। लेकिन एक बार वापस बोलता हूँ हाँ। कि मैं जो बताया है कि जब हम इसका मकसद ही यही है कि जो जंगलों में घूम रहे हैं, आप जंगलों में जब घूमते हो, जानवर देखते हो, तो आपको वो जानवर के बारे में पता होना चाहिए कि सिर्फ देख रहे भाई ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि आपको वो चेस करता है, आपके ऊपर दौड़ता है, या आपको उसको फॉलो करना है, तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि वो रिलैक्स है या वो टेंस हो रहा है या वो क्या करने वाला है आगे, ये आपको गेस करना जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि वो जानवर की आपको मालूमात होनी चाहिए कि बेर के बारे में, जैसे अभी बेर के बारे में इन्होंने पूछा, मैंने आपको बताया कि बेर के जो सेंसस है उसमें वो उसकी जो देखने की जो ये है कैपेसिटी, उसको बहुत धुंधला दिखाई देता है, बेर को अच्छे से दिखाई नहीं देता, उसकी नजर कमजोर है, बेर का विजन जो है, देखने का जो विजन है वो बहुत कमजोर है। आप अगर, लेकिन उसमें सूंघने की जो कैपेसिटी है वो सब जानवरों में सबसे अच्छी है। कुछ किलोमीटर दूर से वो आपको सूंघ लेता है। अगर हवा आपकी तरफ से बेर की तरफ चल रही है, हवा का झोंक जो जा रहा है, तो उससे अगर आपकी तरफ से हवा उसकी तरफ बह रही तो उसको पता चलता है कुछ किलोमीटर पहले कि आप वहां पे है। लेकिन अगर बेर की तरफ से हवा आपकी तरफ आ रही है तो उसको ये पता नहीं चलता कि आप है जंगलों में, जब तक आप कुछ आवाज न करें, जब उसके सामने न जाए, क्योंकि उसको दिखता बहुत कम है, सुनाई देता है, लेकिन अगर आप आवाज न करें और हवा के अगेंस्ट यानी अगेंस्ट द विंड आप उसकी तरफ बढ़े तो आप उसके काफी नजदीक पहुंच सकते हैं। बेर अटैक जो करता है वो अटैक इसीलिए करता है
कि उसको साफ दिखाई नहीं देता, और लोग अगर अनएक्सपेक्टेडली उसके सामने पहुंच गए, एकदम उसके सामने गए, तो वो चौंक जाता है, एकदम बुरी तरह चौंक जाता है, डर जाता है, उसको साफ दिखाई नहीं देता, और फिर वो एकदम डर के मारे अटैक कर देता है घबराहट में। कल ही इंसिडेंस हुआ है मेळघाट टाइगर रिजर्व में, 2 लोगों की लाशें मिली है। अब ये साफ हो रहा है कि वो लोग जंगलों में शिकारी थे, जंगलों में गए थे, और वो बेर के 2 बच्चे थे, तो वो फीमेल ने उनपे अटैक करके उसको मार डाला, वो लोगों को। ये अभी 2 3 दिन पहले का इंसिडेंस हुआ है मेळघाट का। अच्छा। तो हाँ, तो ये जो संपन्न बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल बराबर है कि अगर आपको पता है कि बेर कौन सी जगह है, आपको उसके नजदीक जाना है, तो आप हवा के अगेंस्ट उसके पास जाइए, ना कि सही बात हवा है। आपकी तरफ होते, आप जब होते ही उसकी तरफ बह रही, तब आप उसकी तरफ बढ़ो। कम सही से बात है। कम आवाज करना है। आजकल तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपको जंगलों में पैदल जाने ही नहीं देते। ये जब हमने जो ये चीजें की, तब हम जंगलों में पैदल घूमते थे। आज भी कुछ जंगलों में लोग पैदल घूमते हैं, या फॉरेस्ट स्टाफ पैदल घूमता है, हम लोग भी हमारी प्रोजेक्ट्स के लिए पैदल घूमते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है, 40 45 50 सालों में, अभी हम लोगों को हमको लोगों की ये जानवरों की बॉडी लैंग्वेजेस और ये अभी ध्यान में आना चालू हो गया है कि जब हाथी अटैक करने वाला है तो कौन सी साइन देता है। वो एकदम से अटैक नहीं करता है। हाथी को आप देखो, पहले हाथी जब अटैक करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, वो बिल्कुल ऐसा डिस्टर्ब दिखाई देता है। उसके कान जो होते हैं वो बिल्कुल चिपक जाते हैं पीठ की तरफ, पहले तो ऐसे खड़े करता है, फिर पीछे चिपक जाते हैं। उसकी पूंछ, ऑलमोस्ट ऑल जानवर, आप हिरन को देखो जो कॉल दे रहा है, जब टाइगर जिसको दिखता है, वो अपना पैर पटकता है जमीन पे। कोई भी हिरन हो, सांबर हो, चीतल हो, वो पैर पटकते रहता है, उसकी पूंछ सीधी खड़ी रहती है। तो ये साइंस है। जब लेपर्ड अटैक करता है, टाइगर अटैक करता है, तो वो बिल्कुल अपना सर जमीन के नीचे ले आता है, बिल्कुल जमीन के पास सर लाता है अपना। उसके जो कान होते हैं वो बॉडी को बिल्कुल सर को चिपक जाते हैं, और उसकी पूंछ बिल्कुल बुरी तरह से हिलने लगती है, जला जिसको हम मराठी में बोलते वळवळायला लागली। तो वो पूंछ बहुत तेजी से हिलती है उसकी। उसमें से ये पता चलता है कि ये डिस्टर्ब है अभी, ये हो चुका है, ये किसी भी पल ये अटैक कर सकता है। सांप भी है, सांप को अगर आप छेड़ो तो फन निकाल लेता है। फन निकालने का मतलब क्या हो गया, वो आपको वार्न कर रहा है कि भाई अभी मैं अटैक करूंगा तेरे पे। तो ये सब जानवर, जब हिरन भी है, हिरन आपको अगर अटैक करने वाला है, तो जब सींग मारता है तो सर नीचे करता है जमीन की तरफ। सही बात है। सो हर एक चीज आपको ये देती है, हाँ, हर जानवर आपको एक वार्निंग देता है और उसको अपने फॉलो करनी चाहिए। तो बायसंस अपने खुर जो होते हैं उससे जमीन को खुरचते हैं वो। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए कि आपको क्या साइन दे रहा है। कोई भी जानवर यूं ही उठ के आपकी तरफ नहीं आता। कोई टाइगर भी चार्ज करता है, कोई भालू भी दौड़ता है, तो पहले आपको डराता है। उसका ये मकसद नहीं है कि आपको आके पकड़ ले, अटैक ही कर दे। वो आपको अलर्ट, आपको सावधान करने की, सावधान रहने की सूचना देता है कि तू भाई यहाँ से निकल जा, भाग जा, नहीं तो हम अटैक कर देंगे। वो आपको समझ में आना चाहिए। सही बात है सर। हाँ, एक किशोर जी ने एक सवाल पूछा है। एक्चुअली ये काफी बड़ा ये खुद में एक टॉपिक है। कैन यू गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट वाइल्ड लाइफ इन नॉर्थ महाराष्ट्र? तो एक्चुअली हम शायद इस पे सेशन नहीं लेने वाले, इस पे ये हमारे अगले सेशन बिल्कुल का ही पार्ट होगा। बिल्कुल। हाँ, किशोर जी का सरनेम क्या है? किशोर लाड़े। किशोर जी, मैं इसके बारे में आपको बोलूंगा। मैं खुद जलगांव में हूँ, यानी नॉर्थ महाराष्ट्र ही आया हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ काफी अच्छा फॉरेस्ट है जलगांव में। यानी मेरा जो गांव है, गांव के बाहर अगर मैं निकला तो हमारे यहाँ में वुल्फ दिखाई देते हैं। हमारा जो लेक है, गांव में जो लेक है, वहां पे अभी लेपर्ड दिखाई दिया है कुछ दिनों पहले। और हमारा जो जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे गांव के बाहर, हमारा जो लाडोर खोरी करके एरिया है रिजर्व फॉरेस्ट का, उसमें भी लेपर्ड्स है। तो हमारे यहाँ काफी बढ़िया वाइल्ड लाइफ है। हाइनाज है हमारे गांव के पास में, पीकॉक्स दिखाई देते हैं गांव में। तो इसके यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, ये हमारा मेरा स्टडी का विषय रहा है। और मैं जरूर इस पे आपको एक पूरा, हमारा आने वाला जो ये है, इसमें मैं आपको बोलूंगा, इसमें क्रेक के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, लाइव एक्सपीरियंस जो था हमारा, कि एक रात भर पूरा लेपर्ड हमारे आसपास चक्कर लगा रहा था, हम जब रात में जंगल में हॉल्ट कर रहे थे तब। और उसमें उसके बाद क्या हुआ मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो काफी बढ़िया है इसमें ये वाइल्ड लाइफ जो है। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि हमारे यहाँ मैंने कैरेकल्स देखे हैं, हमारे यहाँ रैटल्स यानी हनी बैजर्स है, हमारे यहाँ माउस डियर है, फ्लाइंग स्क्विरल्स है, ब्लैक नेप हेयर है,
और जो सबसे जो रेयर बर्ड जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, जो 1997 में रीडिस्कवर्ड हुआ है, वो हमारे जंगलों में है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा एक पूरा हमारा जो आगे जो गोष्ठी आएंगी उसमें एक पूरा एपिसोड इसी पे बताऊंगा मैं आपको। ओके सर, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड बाकी सभी लोगों को शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया इस सेशन। और हम मुजफ्फर, अगले मैं एक बात और एक कहना चाहूंगा कि बहुत बार क्या होता है कि इसमें हमारा टाइम लिमिट होता है, काफी लोग होते हैं, सो हम यस बातें नहीं कर सकते, तो हमारे नंबर सब फ्लैश कर दो, या किसी को बोलना चाहे तो वो फुर्सत के समय कहीं भी कांटेक्ट कर सकता है, पहले मैसेज छोड़ सकता है कि बात करनी है तो हम उससे बात कर सकते हैं। एब्सोल्युटली तो हाँ, तो एब्सोल्युटली अभी जैसे किशोर जी ने पूछा तो मैं अभी इसमें बता नहीं पा रहा हूँ इसके कारण, लेकिन मैं बाद में फोन पे आपसे बात कर सकता हूँ, फिर उसमें 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे हम आपस में बात कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, तो मैं चैट ऑल विंडो में नंबर्स डाल एवरी दूंगा। वन ऑफ आप में से सभी को वेलकम है। वैसे वैसे फिर एक बार बोलूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ, आपको कोई नेगेटिविटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, हमें कांटेक्ट कीजिए। अभी काफी आप जानते हैं कि काफी मैं सीनियर अभी हो चुका हूँ, तो 40 45 45 50 सालों से जंगलों में ही घूम रहा हूँ, तो समाज का और इसका भी काफी सारा एक्सपीरियंस है, तो ऐसे नहीं खाली जंगलों के बारे में ही बताऊंगा। और कुछ आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, किसी के साथ बात करनी चाहिए, तो हमारे साथ बात कीजिए। अगर उसके कारण आपका कुछ ये हो सके, प्रॉब्लम्स दूर हो सके, तो हमें खुशी ही होगी। वी ऑलवेज देयर। और जंगलों की तो कभी भी पूछिए, ये तो हमारा मनपसंद सब्जेक्ट है। वी आर वेरी मच हैप्पी टू टॉक विथ यू। घंटों बात कर सकते हैं हम उस पे। बिल्कुल, घंटों। मैं तो जब फैकल्टी हूँ, जब सिखाता हूँ, तो मेरा पीरियड होता है 45 से 50 मिनट्स का, लेकिन मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने एक बार नॉन स्टॉप 5 घंटे विदाउट लिविंग द क्लास 5 घंटे क्लास लिया है, और कोई उठा नहीं, सब बैठे थे 5 घंटे। एब्सोल्युटली सर, यानी आपसे बड़ा। जितने भी हमारे फॉरेस्टर्स और गार्ड्स थे वो क्लासरूम में, वो 5 घंटे शांति से बैठ के सुन रहे थे। सर आपकी कहानी में मजा ही आता है। चलो, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट इसका भी थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि आपने सुना होगा सॉल्ट लिक्स के बारे में, सॉल्ट लिक्स के बारे में, या जानवर किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो अगले इसमें मैं आपको कुछ फिल्म्स ऐसी दिखाऊंगा जिसमें आपसे बिल्कुल एक 10 फीट के 15 फीट के फासले पे बैठ के एक लेपर्ड पानी पी रहा है, या ऐसी एक ये दिखाऊंगा कि बंदरों की एक टोली सॉल्ट लिक्स यानी सॉल्ट्स कैसे निकाल रही है जमीन में से, कुछ फिल्म्स आपको दिखाऊंगा मैं। यस सर, सो नेक्स्ट टाइम सेम नेक्स्ट संडे मिलते हैं, ऑलराइट, फॉर द नेक्स्ट सेशन, ऑलराइट। So thank you all, thank you everyone for joining, and you can visit our website www.nemophilus.in, or connect with us on Facebook, Twitter और Instagram. Okay, और जैसे सर ने कहा, हमारे नंबर्स है आपके पास, कुछ भी हो आप कभी भी कॉल कीजिए, we are available. Thank you थैंक everyone. यू ऑल ऑफ यू, Thank थैंक you. यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू Thank you. मुजफ्फर, Thank you. Bye bye. थैंक यू।